डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में, डायलॉग में हम हैं बोल्ड, ब्राइट और बैलेंस्ड। देशबंधु प्रेजेंट्स टीवी लाइव ऑनलाइन टीवी, जहां है खबरें लगातार। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, कांग्रेस और गांधी परिवार को कमजोर करने की सारी कोशिशों के बीच आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपने अपने तरीके से मोदी सरकार को करारा जवाब दिया है। लोकसभा की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जो राइट साइड में हमारे स्क्रीन पे ही, और ये स्वागत में, और इनके साथ इस जोरदार स्वागत में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी थीं। और उसके अलावा इस स्वागत के साथ साथ राहुल गांधी के सावरकर पर दिए गए बयान के पोस्टर भी सड़कों पर लगे हुए दिखे, जिससे एक तगड़ा मैसेज विरोधियों को दिया गया है कि राहुल अपनी बात पर कायम हैं, अडिग हैं और अडिग रहेंगे। वायनाड की सड़कों पर मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा और न ही भागूंगा लिखे हुए पोस्टर लगाए गए हैं। और सत्यमेव जयते नाम से निकाले जाने वाले रोड शो के लिए हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर जुटे। बीजेपी ने ये मान लिया होगा शायद कि राहुल को सजा मिलने और सांसदी चले जाने के बाद राहुल गांधी कमजोर पड़ जाएंगे या उनके जनाधार पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन केरल से आज जो नजारा सामने आया है उससे बीजेपी को धक्का जरूर लगा होगा। राहुल गांधी के साथ आज प्रियंका गांधी भी वायनाड पहुंची, जो पहले आपको बता चुका हूं। और इस तरह गांधी परिवार के विरोधियों, खासकर गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों तक ये संदेश पहुंचा दिया गया है कि परिवार में कोई मतभेद नहीं है और भाई और बहन हर जगह, हर मुश्किल घड़ी में, हर अच्छे वक्त में साथ हैं, साथ थे। आइए जरा सुनते हैं कि जब वायनाड प्रियंका और राहुल दोनों पहुंचे तो प्रियंका गांधी ने पहले भाषण दिया, उसके बाद में राहुल गांधी का भाषण हुआ। प्रियंका गांधी इंग्लिश में भाषण दे रही थी, राहुल गांधी भी इंग्लिश में भाषण दिए, जिसका ट्रांसलेशन जो है वो मलयाली भाषा में किया गया। लेकिन प्रियंका गांधी इस भाषण में क्या कुछ बोल रही हैं, दरअसल प्रियंका गांधी, दो बाइट प्रियंका गांधी का यहाँ आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। पहले बाइट में प्रियंका गांधी बता रही हैं कि कल किस तरह उन्होंने तुगलक लेन के राहुल गांधी के सरकारी बंगले को, जो सांसदी के साथ साथ, यानी वो सांसद हैं तो वो बंगला जो मिला था, उस बंगला को खाली करने में प्रियंका गांधी ने मदद की। और याद किया कि उन्हें कुछ साल पहले इसी तरह अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। तब उनके साथ उनके पति और बच्चे थे। लेकिन राहुल गांधी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन हम सब यहाँ हैं। मैं उनके कमरे में गई, सब कुछ पैक था, केवल 2 सोफे रखे थे, एक पर राहुल बैठे थे और दूसरे पर मैं। और राहुल कह रहे थे कि प्रियंका, कल हम सबको वायनाड चलना है, जो हमारा अपना घर है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। Yet it is also a very emotional visit that my brother and I are making to Wayanad. Yesterday I was packing up his furniture from his house until we find a new place for him. I was looking at the storeroom, putting all the cardboard boxes one on top of the other, and I was thinking to myself that a few years ago I also had to move my home. I had my children to help me, my husband helped me, I have a family of my own, and I was thinking my brother doesn't have his own children, his own wife and family to help him, even though he has the rest of us. बड़ा इमोशनल भाषण यहाँ प्रियंका गांधी दे रही हैं और अपने परिवार के बारे में, और भाई का परिवार नहीं है उस बारे में यहाँ बता रही हैं। और एक दूसरी बाइट आपको प्रियंका गांधी के इसी भाषण का सुनाना चाहता हूं, जिसमें कह रही हैं कि आपको शायद याद नहीं होगा कि मैं 2019 में यहां आई थी और अपने भाई के बारे में ऐसी बातें कही थीं जो आपको पता नहीं थीं। जैसे
मैं चाहती थी कि आप इस इंसान को जानें जो आपकी सेवा के लिए आपसे वोट चाह रहा था, और आज 4 साल बाद मैं जानती हूं कि आप राहुल को जानते हैं। आप जानते हैं वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं जो निडरता के साथ सच कहता है, वो एक बहादुर इंसान है और सत्ता में बैठे लोगों के आगे झुकता नहीं है। जो उसे चुप कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बीच वो झुकता नहीं है, मुस्तैदी के साथ खड़ा रहता है। आइए जरा सुन लीजिए फिर से एक दूसरी बाइट प्रियंका गांधी की। One of the first times I came here during the 2019 election, I gave a speech in which I told you a lot of things about my brother which I thought people did not know. I wanted you to know him. I wanted you to know this man who was asking for your votes, who was asking you to allow him to serve you. But today, almost 4 years later, I know that you know Rahul. You know that he is an honest man, unafraid to speak the truth. You know that he is a brave man, undaunted by the power of those who want to silence him. You know that he is a compassionate man, always ready to hear about your life, your struggles, and to lend you a helping hand. You know that he has worked hard for you. He has raised your issues, tried to resolve your problems. He has stood by you through your difficult times, and you have stood by him through his. तो तमाम बातें यहां रखती हुई अपने भाई के बारे में, यानी कि राहुल गांधी के बारे में वायनाड के लोगों के सामने, और ये थी प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी ने भी भाषण दिया। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा उनको भी सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी को सुनिए। And I have thought quite a lot. Now I have been member of parliament for quite a few years, and I've thought quite a lot what it means to be a member of parliament. It means to be a people's representative. To be a people's representative, you have to understand the emotions of people. You have to understand the suffering of people. You have to understand the difficulties of people. You have to have the humility to touch people, to treat people as your equals, sometimes to treat people as your superiors. So a true representative of the people develops by attacking himself, by giving up things that one desires, by not fighting for what you want but fighting for what people want, by becoming, maybe one can say, less arrogant and more humble. A representative of the people also raises the issues of people without being scared of the consequences, without being worried about what it means to raise the issues of the people. The MP, Member of Parliament, is just a tag. It's a position, it's a post. So the BJP can take away the tag, they can take away the position, they can take away the house, they can put me in jail, but they cannot stop me from representing the people of Wayanad. तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। एमपी जो है एक टैग है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बीजेपी के लोग मुझे घर से बाहर निकाल सकते हैं, ये टैग हटा सकते हैं, लेकिन सेवा करने से, आप सबकी सेवा करने से मुझे नहीं रोक सकते। अपनी इच्छाओं को त्याग करता और अपनी चाहतों के लिए नहीं, लोगों के ज़रूरतों के लिए मैं लड़ता हूँ, उसमें अहंकार का, ये तमाम बातें राहुल गांधी को लेकर के यहाँ राहुल गांधी खुद अपनी बातें यहाँ रख रहे थे। तो केरल से राहुल और प्रियंका ने बड़ा राजनीतिक मैसेज दिया है दोस्तों। और दूसरी तरफ इधर सोनिया गांधी ने एक राष्ट्रीय अखबार में लेख के जरिए मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया है। दरअसल द हिंदू में सोनिया गांधी का एक लेख का जिक्र किया है और बताया है कि थोपी गई शांति से भारत की समस्याओं का हल नहीं हो सकता है।
सोनिया गांधी ने लिखा है, जो कुछ लिखा है देखिए आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार लोकतंत्र के तीनों स्तंभों यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर रही है। संसद के बीते सत्र में हमने कार्यवाही बाधित करने की सरकार की रणनीति देखी, जिससे विपक्ष को बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक विभाजन और अडानी स्कैम जैसे अन्य महत्वपूर्ण नहीं रुकती हैं। अपने आलेख में, माफ करें, सोनिया गांधी यही नहीं रुकती हैं। सोनिया गांधी आगे अपने लेख में भाजपा और आरएसएस पर देश में नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा रही हैं। और सोनिया गांधी ने अपने आलेख में लिखा है कि पीएम मोदी ने लगातार इस तरह की घटनाओं की अनदेखी की। पीएम ने एक बार भी शांति या सद्भाव का आह्वान नहीं किया। खासकर भाजपा और आरएसएस और देश में सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रही हैं यहाँ पर, और कह रही हैं कि पीएम मोदी ने लगातार इस तरह की घटनाओं की अनदेखी की। पीएम ने एक बार भी शांति या सद्भाव का आह्वान नहीं किया है। सोनिया ने यह भी लिखा है अपने आलेख में, अपने आर्टिकल में, जो हिंदू में उनका आर्टिकल आज ही छपा है, कि आने वाले दिन काफी अहम हैं। कांग्रेस पार्टी समान विचारों वाले दलों के साथ हाथ मिलाकर भारत के संविधान की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेगी। ये सोनिया गांधी लिख रही हैं। तो दोस्तों, सोनिया गांधी का ये आलेख ऐसे समय पर आया है जब अगले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की कोशिशें तेज हो रही हैं। लेकिन इस बीच शरद पवार ने जिस तरह अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को सही नहीं बताया है, उसे विपक्ष में पड़ी फूट की तरह देखा गया। हालांकि अब शरद पवार की बातें भी आई गई हो गई, बहुत सारी बातें। और इस बीच एक खबर और आ रही है कि उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। और दिल्ली तब वो निकले हैं जब अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे बात की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने न सिर्फ नीतीश कुमार से बात की थी, बल्कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से बात की थी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी बात की थी। तो 3 प्रमुख नेताओं से बात की थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और आज नीतीश कुमार जी इधर लौट रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, लौट नहीं रहे हैं बल्कि दिल्ली आ रहे हैं मिलने के लिए, और उसमें भी विपक्षी एकता की बात करने के लिए। तो इधर भी सोनिया गांधी भी जो बात कह रही हैं, और सोनिया गांधी के इस आलेख को उसी हिसाब से देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी भी अब 2024 की तैयारियों में कूद पड़ी हैं। अब सोनिया ने भी खुलकर बता दिया है कि विपक्ष में दरार डालने के लिए जितनी भी मतलब दूसरे जो है डालने की कोशिश करें, उनकी चाहते रहें, लेकिन कोशिश जो है वो नाकाम कर दी जाएगी। कांग्रेस अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ेगी, यानी कि विपक्षी एकता की कोशिश जो है वो करना नहीं छोड़ेगी, और बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों का साथ लेगी कांग्रेस पार्टी। तो सोनिया गांधी के लेख से आज बीजेपी को चेतावनी और चुनौती दोनों मिल गई है। इधर तीसरी खबर जो है वो है राजस्थान से। राजस्थान में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। अब आप कहेंगे कि दिन भर तो खबर चल रही थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है, और आप डीबी लाइव वाले कह रहे हो कि बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। हो सकता है, कई लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन सुनिए जरा कैसे मुश्किल खड़ी हो रही है। क्योंकि सचिन पायलट ने आज वसुंधरा सरकार के काल में हुए भ्रष्टाचार के विरोध में अनशन किया है। हालांकि इस अनशन में कांग्रेस आलाकमान की मंजूरी नहीं है, बल्कि यह कहना शायद ठीक होगा कि सचिन पायलट एक बार फिर बगावती तेवर दिखा रहे हैं। लेकिन ये उनके लिए जो चाहते हैं, यानी दिल्ली के हमारे कई साथी कहते हैं कि लुटियन जोन्स में, दिल्ली का जो लुटियन जोन्स मतलब एरिया है, उसमें सचिन पायलट साहब की खूब चलती है। जब सचिन पायलट साहब की खूब लुटियन जोन्स में चलेगी तो उनकी नोएडा मीडिया में भी खूब चलती है। तो बगावती तेवर दिखा रहे हैं सचिन पायलट साहब, और इससे कांग्रेस को चुनाव में मुश्किल हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि सचिन ने वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार का विरोध किया है, यानी वे कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं, और इस पर चुनावों में बीजेपी को जवाब देने में मुश्किल हो सकती है। तो क्या बीजेपी सचिन पायलट के अनशन को कांग्रेस के खिलाफ भुना पाएगी? यह देखना होगा, वरना यह तो तय है कि सचिन पायलट कांग्रेस में बगावत दिखाने के बाद भी बीजेपी के लिए ही संकट खड़ा करेंगे। तो सचिन पायलट की बात यहां रखना जरूरी, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और रखना जरूरी है। चौथी खबर वो भी बता दूं, और फिर अभी थोड़ी देर पहले हमारे तमाम साथियों की एक झलक आप देख चुके हैं और उनके बीच चलेंगे हम। एक चौथी खबर, आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवन खेड़ा ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक क्लिप को दिखाया। वो क्लिप डीबी लाइव के ही डीबी डायलॉग जो आप लोग देखते हैं और आप लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, उसमें मेघालय के पूर्व राज्यपाल और उससे पहले गोवा और उससे पहले अगर कहें तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब का इंटरव्यू हमारे साथी प्रशांत टंडन जी ने अभी 4 दिन पहले लिया था। उस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक साहब ने भ्रष्टाचार की जड़ों तक पहुंचकर और क्या कुछ उन्होंने किया है उसका खुलासा किया, और उस खुलासे को आज कांग्रेस पार्टी ने अपने जरिए, अपने प्लेटफॉर्म के जरिए सामने रखा देश दुनिया के सामने। और कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल पूछे हैं कि आखिर ये जो कुछ चल रहा था और उसमें राम माधव साहब का नाम आया है तो वो क्या है। खैर, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये 4 महत्वपूर्ण खबरें थी जो आप तक पहुंचाना जरूरी। आप अभी देख रहे हैं तस्वीर जो है वो सत्यपाल मलिक का नहीं बल्कि राहुल गांधी की तस्वीर देख रहे हैं, और राहुल गांधी वायनाड में है, प्रियंका गांधी और साथ साथ सोनिया गांधी का ये आलेख क्या मायने रखता है। क्या मायने रखता है आज की तारीख में अनशन पर बैठना सचिन पायलट का, और क्या मायने रखता है सत्यपाल मलिक का सीधा प्रहार बीजेपी और राम माधव के ऊपर, यानी राम माधव के जरिए बीजेपी के ऊपर करना हमारे चैनल पर। ये तमाम बातें हम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या गांधी परिवार ने बीजेपी को घेर लिया है। बड़ा सवाल है, क्या गांधी परिवार के तेवर से बीजेपी घबराएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और सीधे आगे बढ़ते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। हमारे साथ इधर शायद अभी मुंबई नहीं लौटे हैं धनंजय कुमार जी, पिछले दिनों राजस्थान में थे, शायद राजस्थान में ही हैं ऐसा लग रहा है जी, बिल्कुल कह रहे हैं। तो धनंजय जी आप राजस्थान से, और देखिए पटना बिहार से, और बिहार शरीफ जहां से आप हैं वहां पहुंचने वाले हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, पटना से जुड़े हुए हमारे साथ। प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ उधर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और इधर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत है, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज, मंगलवार का दिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि राहुल गांधी वायनाड पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी भाषण दे रही हैं, भाषण आप सुन चुके हैं, राहुल गांधी के भाषण को भी सुन चुके हैं, सोनिया गांधी भी मैदान में हैं। और सोनिया गांधी को लेकर के कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने संभाल लिया है 2024 का मोर्चा। क्या प्रोफेसर अखिल साहब यही माना जाए कि सोनिया गांधी ने संभाल लिया है 2024 का मोर्चा? हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन बातों के बीच आज गांधी परिवार ने बीजेपी को घेर लिया है। हम कह रहे हैं कैसे घेरा है, अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे जी। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, किस रूप में देखा जाए, क्या मोर्चा संभाल लिया है सोनिया गांधी ने, या प्रियंका और राहुल ने भी घेर लिया है? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में आज जब राहुल गांधी जी को मैंने सुना तो जो मैं सोचता था कि देश का नेता कैसा होना चाहिए, जो भारत का नेता है वो कैसा होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए जिसको देख के मन को शांति मिले, मन को संतुष्टि मिले, मन को लगे कि कोई मलहम लगाने वाला है, जो स्नेह करने वाला है, जो प्यार करने वाला है, जो देश को समेटने वाला है। तो आज जो राहुल गांधी को मैंने राजीव जी देखा, मुझे ऐसा लगा सही में वास्तविकता में महात्मा गांधी कैसे रहे होंगे। उनके देखिए नेता वो है, अफसर वो है जिसके पास जाने से आपको डर न लगे, जिसको लगे कि ये आपको अपने बराबर या अपने से बेहतर ट्रीट करता है, जो राहुल गांधी ने बात कही। देखिए 2 घटनाएं और घटी हैं जो आपने जैसे कहा। अरविंद केजरीवाल ने 1 डिग्री दिखाओ का अपना आंदोलन शुरू किया है। मैं राजीव जी ये चाहता हूं कि एक जेपीसी इस बात की बने कि या तो अरविंद केजरीवाल अगर झूठ बोल रहे हैं और देश की प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं और मोदी जी की प्रतिष्ठा को गिराकर देश की प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल 10 साल की जेल जाएं। और अगर मोदी जी की डिग्री झूठी है, गलत हलफनामा देके उन्होंने देश को गुमराह किया है और देश की प्रतिष्ठा को गिराया है, तो मोदी जी देश 10 साल के लिए जेल में जाए। मैं कोई मानहानि नहीं कर रहा हूं, ना केजरीवाल जी की मानहानि कर रहा हूं, ना मैं मोदी जी की मानहानि कर रहा हूं। मैं केवल ये चाहता हूं कि भारत की जो प्रतिष्ठा विश्व में है, जो महात्मा गांधी की वजह से हमारी देश की प्रतिष्ठा है, उसको एक तरफ राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की चीजें गिरा रही हैं। और दूसरी चीज राजीव जी, अभी तक मैं बचपन से यह समझता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
मैं ये तो नहीं मानता था कि बहुत ज्यादा सामाजिक संगठन है, लेकिन ये मानता था कि कम से कम एक ईमानदार संगठन है। आज जो सतपाल मलिक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, आज भी बहुत बड़े नेता हैं, अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस के एक बहुत बड़े नेता ने उनको, और नाम लेके उन्होंने कहा कि राम माधव जी ने 300 करोड़ की घूस का ऑफर दिया, ये इतना बड़ा प्रकरण है राजीव जी, ये इतना बड़ा प्रकरण है, इसमें भी जेपीसी होनी चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि अगर सतपाल मलिक गलत बोल रहे हैं तो वो देश की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं, और अगर राम माधव गलत बोल रहे हैं तो राम माधव को 20 साल की सजा हो। देखिए, वास्तविकता में मेरे को आज की तारीख में, क्योंकि पूरे विश्व में आरएसएस की संगठन की इकाइयां हैं और शाखाएं लगती हैं, और हम ये मानते रहे अभी तक कि आरएसएस जो है ये घूसखोरी में, ये दलाली में नहीं इन्वॉल्व है। दलाली शब्द के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे अगर लगता है कि सतपाल मलिक जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो इसकी तह में जाना बहुत आवश्यक है। सतपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं या राम माधव ने सही मायने में उनको 300 करोड़ की घूस देने का ऑफर किया था? तो अब जेपीसी अडानी में तो होने के लिए इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम इन दो प्रकरणों में या तो सतपाल मलिक जेल जाएं, या राम माधव जेल जाएं, या अरविंद केजरीवाल जेल जाएं, या मोदी जी जेल जाएं, क्योंकि देखिए, देश की प्रतिष्ठा के साथ मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। तो देश की प्रतिष्ठा को जिस प्रकार से राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से ये लोग आकर जमीन पर भारत की प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं, तो मेरा प्रतिरोध जारी रहेगा। और मैं आपके माध्यम से इन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी करना है स्पष्ट बताएं कि घूस की ऑफर हुई थी या नहीं हुई थी, डिग्री सही थी या गलत थी। सोनिया जी ने जो बात कही है, उससे बड़ी बात आज जो राहुल गांधी ने मैसेज दिया है, देश को जो मैसेज दिया है, देश को इस प्रकार के मैसेज की आवश्यकता है, देश को इस प्रकार के नेता की आवश्यकता है जो देश को मलहम लगाए, प्यार दे, स्नेह दे, देश की जनता को अपने परिवार का सदस्य माने, और जो मकान छोड़ दे और टेलीफोन छोड़ दे और सांसदी छोड़ दे, उसके बावजूद लाखों लोग वायनाड के अंदर उसके पीछे चले हैं। अब किसी की चिंता उसको करने की आवश्यकता नहीं है, जिसको छोड़ना है वो छोड़ के चला जाए। अब देश की जनता इस चौराहे पे खड़ी है, उसे चुनना है, देश को तोड़ने वालों के साथ देने वाले के साथ हैं या देश को जोड़ने वालों के साथ है। और देश को मलहम की आवश्यकता है, आग की और अग्नि की आवश्यकता राजीव जी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सतपाल मलिक ने इंटरव्यू दिया था, प्रशांत टंडन जी बैठे हुए हमारे साथ में, प्रशांत टंडन जी को इंटरव्यू दिया था और वो हंगामा हो गया है उस इंटरव्यू पे, और कांग्रेस ने आज उसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। थोड़ी देर में वो क्लिप आपको दिखाता हूं कि क्या कुछ जो बात अभी आप रख रहे थे उसी बात को आप लोगों के बीच ला करके रखते हैं हम भी, कि कैसे 300 करोड़ रुपए के घूस यानी भ्रष्टाचार का मामला है, जिस भ्रष्टाचार के दम पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी, यानी भ्रष्टाचार मिटाने के दम पर, और 2014 का चुनाव भी लड़ी थी। 2019 का चुनाव तो खैर राष्ट्रवाद के नाम पर था, लेकिन जिस कर्नाटक में अभी बीजेपी चुनाव लड़ रही है वहां पर 40% की सरकार कांग्रेस पार्टी कहती है बीजेपी के लिए, तो वहां पर भ्रष्टाचार के नाम पर घिरी हुई है। लेकिन उधर सतपाल मलिक जो उस वक्त जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल थे 370 हटने से पहले कहें तो, और उसी दौरान पुलवामा की घटना भी घटी थी। उन तमाम मसलों पर प्रशांत टंडन जी ने बहुत बारीकी से उनसे बहुत सारे सवाल किए हैं। अगर आप लोगों ने उस इंटरव्यू को नहीं देखा है तो अभी थोड़ी देर बाद आप इसी में टैग पाएंगे उसके लिंक को, उसको ज़रूर देखिए जो लोग नहीं देखे हैं तो। इस देश की राजनीति के हिसाब से, इस देश की दशा दिशा के हिसाब से वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू है, और जो चैलेंज किए जाते हैं, जो बातें यहाँ रखी जाती हैं मोदी सरकार की तरफ से, उसको भी खुद उन्हीं की पार्टी का नेता अगर चैलेंज करे, अगर वो खुलासा करे, तो फिर सवाल तो बनता है, और सवाल बनता है तो जवाब मांगे जाएंगे। खैर वो दिखाता हूँ, थोड़ी देर में आना चाहता हूँ अब सीधा प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, और आपसे समझना चाहता हूँ रविकांत जी, सोनिया गांधी का शायद आर्टिकल हिंदू में है, आप पढ़ चुके होंगे, और उस आर्टिकल में वो सीधा सीधा वार कर रही हैं, राहुल जैसे वार करते रहे हैं मोदी सरकार पर, और मोदी जी को तीनों कह रही हैं कि जो तीनों पिलर हैं डेमोक्रेसी की, इन तीनों पिलर को इन्होंने कमजोर कर दिया है, और वही घिसी पीटी बातें करते हैं।
और उसके अलावा मतलब खुल करके तमाम बातों को। और इतना ही नहीं, अभी 2 दिन पहले जैसे शरद पवार की बात जेपीसी को लेकर के, अडानी के मसले पर अडानी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की बात जो यहां दिखाई दी शरद पवार की तरफ से, उसको भी यहां साफ साफ डिनाई करती हुई दिखाई दे रही है सोनिया गांधी। क्या माना जाए, सोनिया गांधी में अभी भी वही दमखम है, 2004 वाला जो दमखम था वही दिखाई दे रहा है। क्या सोनिया गांधी का भी अगर साथ विपक्ष को मिल जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल जाता है, राहुल गांधी को मिल जाता है, प्रियंका गांधी को मिल जाता है, तो परिस्थितियां क्या और बदलती हुई और विपरीत परिस्थिति दिखाई देगी बीजेपी के लिए? किस ढंग से इस पूरे इनके देखना चाहेंगे? मुझे कहा जा रहा है कि चूंकि वो इंटरव्यू सामने है तो उस इंटरव्यू को पहले दिखा देता हूं, फिर सवाल के पास आता हूं। चलिए देखते हैं एक छोटी सी क्लिप जिसका जिक्र कर रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जरा देखिए। आपने बोला कि वहां पे आपको रिलायंस की तरफ से 300 करोड़ रुपए घूस देने की बात हुई थी, 2 फाइलें थी। नहीं, मुझे नहीं, मतलब वो 2 फाइलें थी, अगर मैं उनको पास कर देता तो मुझे मिल जाता 3। वो आम चर्चा थी कि इनमें 300 करोड़ रुपए का इन्वॉल्वमेंट है। तो वो क्या कौन से मामले थे? एक तो हाइड्रो पावर का था और एक इंश्योरेंस का था। जी। तो मैंने दोनों इंश्योरेंस खत्म कर दिया। मैंने ऐसा कर दिया जैसे CGHS में फ्री, उसमें सरकारी कर्मचारी से 8,500 रुपए साल लिया जाता और रिटायर्ड से 20,000 रुपए लिया जाता। आपने कहा था कि RSS का कोई व्यक्ति आपसे मिला था। अब मेरा बार बार बोलना ठीक नहीं है, अगर उसमें राम माधव भी इंटरेस्टेड थे, और उसका सबूत यह है कि वेरी नेक्स्ट डे 7 बजे मेरे पास आए राजभवन और मैंने कहा कैंसिल कर दिया तुमने? मैं कही हाँ। कहने चिट्ठी चली गई। मैं कहा पता करता हूँ। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा इसकी चिट्ठी चली गई क्या? उनका कभी चली गई थी। तो बड़े अपसेट हुए। उनका ऐसे कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा ये वो? मैं कहा भाई इन्वेस्टमेंट आएगा ना आए, मैं गलत काम नहीं करूंगा। इसमें खराबी ये है कि एक तो सरकारी कर्मचारियों को पैसा देना पड़ेगा और दूसरे जो इसमें अस्पताल शॉर्टलिस्ट किए हैं 4-5, वो बिल्कुल 3rd ग्रेड अस्पताल हैं, मतलब इस लायक नहीं है कि उनके लिए लोग पैसा दें। ठीक है, आपने वो इन्वेस्ट कर दिए थे वो, लेकिन राम माधव व्यक्तिगत रूप से आपसे मिले? पर्सनली मिले थे, स्पेशली। और ये कहा 7 बजे सवेरे मैंने आया भी नहीं था। और रिलायंस का वकालत किया? नहीं, रिलायंस का नहीं, इस डील का वकालत किया। तो डील में तो रिलायंस ही था। अब जो भी था, रिलायंस इंश्योरेंस था उसमें। पावर प्रोजेक्ट की बात भी की इन्होंने? पावर प्रोजेक्ट की उन्होंने नहीं की, उसमें दूसरे लोग थे। तो सुन रहे थे आप सत्यपाल मलिक को। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। एक सवाल आपके ऊपर पहले से रखा हुआ है ही प्रोफेसर रविकांत जी, लेकिन सत्यपाल मलिक सीधा भ्रष्टाचार का आरोप है, बहुत गंभीर आरोप, 300 करोड़ रुपए की डीलिंग। प्रशांत टंडन जी बहुत ही यहाँ गंभीरता से सवाल पूछते हुए और उतनी ही गंभीरता से सत्यपाल मलिक साहब जवाब देते हुए, और ये आज बवाल मचा हुआ है। क्या कहेंगे प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए राजीव जी, इसके कई हम लोग परिप्रेक्ष्य देख सकते हैं। पहला तो ये कि ये वो दौर है कि जिसमें राजनेताओं से सवाल होना बंद हो गया है, केवल विपक्ष के लोगों से सवाल हो रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि सत्ता से पत्रकार डरे हुए, उनकी उतनी हिम्मत नहीं है इस तरह के सवाल करने की। लेकिन प्रशांत टंडन जी ने जिस तरह से सवाल किए और जो उन्होंने देश को जताने की कोशिश की, वो मुझे लगता है कि सीधे सीधे चीजें आ गई हैं और अब इसमें कुछ भी इफ बट नहीं रह गया है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि किस तरह से आरएसएस के नेता राम माधव उस डील में इंटरेस्टेड थे जो बात कह रहे हैं। दूसरा ये कि ये जो सरकार चल रही है, जो अपने को कहती है कि नहीं साहब हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, यहां किस तरह से चीजें हो रही है और उसमें भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, सरकार ही नहीं, जो आरएसएस का पूरा तंत्र है वो इन्वॉल्व है, जो अपने आप को बड़ा शुद्धतावादी, नैतिकतावादी और बड़ा आचरण को नैतिक रखने वाले, शुद्ध रखने वाले लोग जो अपने आप को दिखाते हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं कि आरएसएस अब कोई सेवा का संगठन नहीं है, वो विशुद्ध रूप से मेवा पाने वाला संगठन हो गया है। ये कम से कम प्रशांत टंडन जी ने इस बात को सामने रख दिया है देश के।
दूसरा जो आपका सवाल था सोनिया जी को लेकर के, मुझे लगता है कि सोनिया जी ने उस बात को समझ लिया कि इस समय विपक्ष का जो गठजोड़ होना चाहिए, जो विपक्ष की एकता होनी चाहिए, उसकी जरूरत है। शरद पवार जी ने जिस तरह से रिएक्ट किया था जेपीसी के इशू पर, वो इसके अलावा और भी जो विपक्ष के दल हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नरम दिखाई पड़ रहे थे। तो ऐसे में सोनिया गांधी का आना बेहद जरूरी था, और सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी में अभी भी सर्व स्वीकार्य नेता है, सबसे वरिष्ठ नेताओं में से हैं। और मुझे लगता है कि जहां राहुल जी की भी बात को लोग अनसुनी करते हैं या राहुल जी से अपने आप को बहुत कंपटीशन में देखते हैं, वो सोनिया जी के उस बड़प्पन को, उनकी वरिष्ठता को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे में सोनिया जी ने जो हिंदू में लिखा है वो एक तरफ तो विपक्ष की एकता के लिए भी जरूरी है, और यही वजह है कि शरद पवार जी ने यू टर्न लिया है। दूसरा, जो नरेंद्र मोदी की सरकार इस समय कर रही है, राहुल गांधी जी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ी कर रही है, और नीतीश कुमार से लेकर के जो भी विपक्ष के नेता है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ, इसमें जो अरविंद केजरीवाल का मामला है, मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह होने लगा है कि क्या वजह है कि जो फर्जी डिग्री वाला सवाल है वो उसी समय आता है जब अडानी पर सवाल खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी। आज भी जो सचिन पायलट का अनशन था वो उस दिन उन्होंने सिलेक्ट किया जब राहुल गांधी आज वायनाड में थे। वो बात अलग है जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसको कैसे देखेगी, क्योंकि बीजेपी के भ्रष्टाचार को वो सामने रख रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट ने जिस दिन को चुना है वो क्या अपने सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के उस पूरे जो मीडिया में जो खबरें आनी चाहिए थी उसको क्या वो आज ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये भी एक संदेह पैदा होता है, और इसीलिए सोनिया गांधी का आना सामने मुझे लगता है कि वो विपक्षी एकता के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो संविधान को लगातार खारिज करने की कोशिश कर रही है, उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जो लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, उन सवालों को सोनिया जी सामने रख करके विपक्ष की एकता और ये जो सवाल है उनको मजबूत कर रही है, वो सीधे तौर पर ये इस लेख से दिखाई पड़ता है। जी जी, बिल्कुल। सोनिया गांधी विपक्षी एकता को मजबूत कर पाएंगी, और इसलिए, और इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये यहाँ समझने की हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस वक्त सोनिया गांधी का जो ये आलेख है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। जरा आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, किस रूप में देखा जाए सोनिया गांधी के आलेख को? और सीधा हमला, राहुल गांधी हमला कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे थे कि आज जब वायनाड में राहुल गांधी हैं तो इधर सचिन पायलट जो हैं वो अनशन पे बैठ जाते हैं। जब राहुल गांधी अडानी की बात लेकर आते हैं तो उधर डिग्री की बात लेकर के केजरीवाल आ जाते हैं। लेकिन केजरीवाल जी की एक बात और सुनिए, जब राहुल गांधी निकलते हैं भारत जोड़ो यात्रा पे तो केजरीवाल साहब जो हैं वो निकल जाते हैं इधर हरियाणा की पैदल यात्रा पे, और उधर बिहार में प्रशांत किशोर साहब भी पैदल यात्रा पे निकल जाते हैं। तो क्या ये डाइवर्ट करने की कोशिश, या राहुल गांधी के जरिए जो राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं उस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है? और एक नहीं कई अलग अलग खेमे जो हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ लगे हुए हैं, ये माना जाए? किस रूप में देखा जाए? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर उठा रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी कि डिग्री की बात आज की नहीं है। बिल्कुल सही है, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी सही कह रहे हैं कि हैं, और ये मुद्दे चलेंगे, पैरेलली चलेंगे, चाहे डिग्री का मामला हो या और कोई भी फर्जीवाड़ा हो। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अडानी से बड़ा कोई मामला है क्या? लेकिन अडानी के मामले को शांत करने के लिए या दबाने के लिए अब तो गुलाम नबी आज़ाद भी सामने हैं, शरद पवार साहब भी आकर के इंटरव्यू दे जाते हैं अडानी के ही चैनल में। तो किस रूप में देखा जाए सुनील शुक्ला जी? धन्यवाद राजीव जी। पिछले 2 दिनों से जो देश का राजनीतिक माहौल एक बना हुआ था कि शरद पवार जी के इंटरव्यू के बाद कि अडानी के मुद्दे को जिस तरीके से विपक्ष ने आगे करने की कोशिश की और उसको आगे करके भ्रष्टाचार को एक अहम मुद्दा बनाया,
उस पे विपक्ष की क्या स्थिति रहेगी? विपक्ष इस पे डामाडोल होगा, विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ देगा, उसमें वो उसका रुख नरम हो जाएगा, ये तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। ऐसे में सोनिया गांधी का जो यह लेख है हिंदू में, यह समय की जरूरत थी और इस लेख के माध्यम से सोनिया गांधी ने पूरे राजनीतिक मुद्दों को स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस उस किसी मुद्दे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है जो पिछले कई महीनों से वह जिन मुद्दों को लेकर के इस देश की राजनीति में वो आगे है और सरकार पे हमलावर है। और उसका ये परिणाम रहा कि साफ साफ उन्होंने कहा कि इन्हीं मुद्दों के साथ वह समान विचारधारा वाले जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ वह आगे बढ़ेगी। इस लेख के आने के बाद जो एक निर्णय की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर कांग्रेस क्या करेगी, विपक्षी एकता क्या होगी, वो सब के सब जो माहौल था वो खत्म हो गया। और जो एक शरद पवार के इंटरव्यू के बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के, हमारे खासतौर से अडानी के मुद्दे को लेकर के एक डेंट करने की कोशिश की गई थी, वह उसमें भी काफी सुधार हुआ। शरद पवार जी भी कम से कम ये आगे कहने लगे, हालांकि हमारे जैसे व्यक्ति मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इस पक्ष में हमेशा से रहा हूं कि शरद पवार कुछ भी कर सकते हैं, बीजेपी के साथ नहीं जा सकते और यह कोई उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है। मुझे लगता है कि यह व्यवस्था इस कारण भी है कि जो उनका जनाधार है वह कांग्रेस का ही जनाधार है। अगर वह कांग्रेस से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने का प्रयास भी करेंगे तो उनका जनाधार उनसे खिसक जाएगा। ये हो सकता है कि भी एक कारण हो, लेकिन कभी वो दिखाई नहीं पड़ा। यह जरूर है कि अभी हाल ही में कल परसों में ये बात आई कि जो महाराष्ट्र में बाजार समितियों का चुनाव हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी और एनसीपी में समझौते हुए। ये बात कितनी सही है गलत है इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन इस पर खबरें बहुत आ रही हैं। यह राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो सवाल खड़े किए हुए हैं वह इस सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और उन चुनौतियों से सरकार तब तक अपने आप को बच नहीं सकती जब तक उसका जवाब देने की स्थिति में होना हो। और स्थिति है कि उसके पास कोई जवाब है नहीं। अब जब आपके पास जवाब नहीं है तो आरोप लगाने वाले को ही अविश्वसनीय बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से की जा रही है, जो इसका पुराना ढांचा रहा है, जो पुराना तौर तरीका रहा। लेकिन ये तौर तरीका चलने वाला नहीं है। अगर गुलाम नबी आजाद साहब ने यह आरोप लगाया कि अडानी की बात करने वाले लोग अपनी विदेश यात्राओं के दौरान अवांछित व्यापारियों से और उद्योगपतियों से मिलते रहे, ठीक है, आपने आरोप लगा दिया। तो अगर आरोप लगा दिया तो रविशंकर प्रसाद जी का यह हक नहीं बनता है कि वह यह कहें कि यह तथ्य सामने आना चाहिए। वो तो सरकार है ना, सरकार विपक्षी भाषा थोड़े बोल सकती है। सरकार इन तथ्यों को सामने करे, उनके पास एजेंसियां हैं, सभी देशों में उनका हाई कमीशन है, राहुल गांधी उच्च स्तरीय सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, उनका तो एक मिनट का हिसाब रहता है किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते हैं, उन तथ्यों को सामने कर दीजिए आप। तो आपके इस बयान से भी ये लोगों के बीच में बात नहीं बनने वाली है कि आप कह क्या रहे हैं। यह शुद्ध रूप से एक राजनीतिक बयान है जो सरकार के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, सरकार के द्वारा कार्रवाई किए जाने का संदेश दिया जाना चाहिए। तो उसी तरह से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से जो बयान देने की कोशिश की गई थी उसका कोई मतलब नहीं है। यह जरूर है कि सोनिया गांधी ने अपने लेख के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि वह मुद्दों से पीछे हटने वाले नहीं है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि मुद्दों से पीछे हटने वाले नहीं है और जो समान विचारधारा के लोग कांग्रेस के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े हैं, उन राजनीतिक दलों ने भी, उसमें से कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो उस मुद्दे से अपने आप को पीछे किया हो या उसमें किसी तरह का संशोधन किया हो। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी नवीन पटनायक साहब की बीजेडी, तृणमूल कांग्रेस, केसीआर साहब और वाईएसआर कांग्रेस, इनको लेकर के हमेशा संदेह की स्थिति बनी रही है कि ये बीजेपी के साथ जाएंगे या जो विपक्ष है उसके साथ जाएंगे। लेकिन ये खुल के जा नहीं सकते बीजेपी के साथ, भले इनकी जो गतिविधियां हैं। और अगर आप मुख्य मुद्दे से अलग होने का प्रयास करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जनता आपको स्वीकार कर लेगी। जन दबाव की स्थितियां बनेंगी कि आपको आना ही पड़ेगा। यह जो डिग्री का मुद्दा है प्रधानमंत्री जी के, वह कोई डिग्री का मुद्दा ये नहीं है कि आप डिग्री दिखाइए। सवाल है कि जो बातें आपने कही हैं वह बात साबित होनी चाहिए कि तथ्य है या झूठ है। कोई नहीं कह रहा है कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए, कुछ देश इस संविधान की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दावा करते हैं कि हमने यह शिक्षा पाई है और आपने इसका एक शपथ पत्र दिया है तो होना चाहिए। लेकिन किस समय कौन सी बात कही जाए, आज महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है?
आज मुद्दा यह है भ्रष्टाचार का, जिससे सरकार घिरी हुई है। आज मुद्दा यह है कि इस देश में का जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। आज मुद्दा यह है कि जो बेकारी बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई का मुद्दा है, वो महत्वपूर्ण है, या प्रधानमंत्री की डिग्री का मुद्दा है। कोई एक मुद्दा चुनाव में प्रभावी नहीं होता, लेकिन एक मुद्दा प्रमुख मुद्दा होता है। उस मुद्दे के आधार पर एक जनमत तैयार होता है, जिस पर सरकार की विश्वसनीयता बनती है या बिगड़ती है। आज जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वह सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार का मुद्दा महत्वपूर्ण है, तो विपक्ष के लिए क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? अगर सरकार ये कह रही है कि जितने विपक्षी दल हैं वो भ्रष्टाचार से बचने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो जो सरकार के ऊपर विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, वो महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? भ्रष्टाचार का, और कोई भी देश रिश्वत देने वाला आदमी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करता, वो इसके पक्ष में नहीं रह सकता, और संस्थागत भ्रष्टाचार को तो स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो जो भ्रष्टाचार मुद्दा जो मुद्दा बना, उस मुद्दे को जो कमजोर करने की स्थिति की जा रही है कि आखिर आप औद्योगिक घरानों के खिलाफ हम नहीं खड़े हो सकते, कोई नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन ये औद्योगिक घराने के खिलाफ खड़ा होने का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा यह है कि एक औद्योगिक घराने को नियम कानूनों से परे हट करके संरक्षण देने का मुद्दा है। यह मुद्दा यह है कि एक औद्योगिक घराना कृत्रिम तरीके से अपना संपदा बनाता रहा और सरकार चुप रही, और यह सब गतिविधियां आम निवेशकों के हितों की अनदेखी करके की जाती रही। तो यह किसी औद्योगिक घराने के कामकाज का सवाल नहीं है। यह सवाल यह है कि गैर कानूनी तरीके से एक औद्योगिक घराने को प्रेशर दिया गया, उसको अपनी अर्थ संपदा बनाने की कोशिश की गई, और लोगों के सामान्य निवेशकों के आर्थिक हितों की अवहेलना की गई। तो जो मुद्दे खड़े किए हैं कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, उससे पीछे हटने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। और इन मुद्दों पर जो विपक्ष की एकता है, मुझे लगता है कि किसी के भी प्रयास से विपक्ष की एकता खंडित होने वाली नहीं है। इसलिए भी नहीं होने वाली है कि अब विपक्षी दलों के सामने भी अपने अस्तित्व का सवाल है। ये सबको ये लगने लगा है कि आखिर हमारा अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर यह बात कही जाने लगी है कि 2024 के चुनाव में अगर यह वर्तमान हुकूमत वापस आती है तो दोबारा चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, अगर यह राजनीतिक दलों के बीच में बात घर करती जा रही है और आम लोगों के मन में बात घर करती जा रही है, तो निश्चित रूप से यह संभव ही नहीं है विपक्षी एकता के ऊपर कोई यहाँ चाहे। और यह भी तथ्य है कि कोई भी एक राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे टीएमसी हो चाहे डीएमके हो, कोई भी एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रहा है। और कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने इन राजनीतिक दलों ने बड़ी चुनौती खड़ी न की हो। और जहां ये एकजुट हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, अभी कर्नाटक के चुनाव देखिए, कर्नाटक के चुनाव की स्थिति क्या है कि आज तक जब हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची नहीं जारी कर पा रही है, विद्रोह की स्थिति बनी हुई हो। ये पहला ये हाल के दिनों में ये चुनाव है जिसमें बड़े पैमाने पर वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेता छोड़ करके कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, या जेडीएस के नेता कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। ये पहला राज्य है जहां 2018 के चुनाव में सरकार में रहने के बावजूद भी कांग्रेस का जो मत प्रतिशत है उसमें कोई गिरावट नहीं आई, वो अपने मत प्रतिशत को उन्होंने बनाए रखा। यानी कि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती है उसको भी सिद्धारमैया की सरकार में वो नहीं हो पाया। भले ही सरकार इनकी नहीं बन पाई 2018 के चुनाव में, लेकिन 5 साल सरकार बनाने के बाद भी मतों के प्रतिशत में कांग्रेस में गिरावट नहीं आई। वो है कि कांग्रेस मजबूती के साथ कर्नाटक में अपनी स्थिति बनाई हुई है और बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी कर रही है। तो अब इन स्थितियों से कांग्रेस को कमजोर करने के तमाम रास्ते भारतीय जनता पार्टी खोज रही है। उसमें शामिल है कि कांग्रेस के वो नेता जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं उनसे इस तरह के बयान दिलवाए जाए। लेकिन अब वो समय निकल गया। एक चुनाव को लेकर के सरकार के प्रति जो माहौल बनने की प्रक्रिया होती है वह एक दिन में कब रुक नहीं जाती है। एक माहौल बनने का सिलसिला शुरू हुआ और वह लगातार बनता जा रहा है कि यह सरकार अपने वायदों से को पूरा करने में विफल रही है। इस सरकार जो अपने आप को कहती रही कि इसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, यह दावा भी खोखला हो गया जब अडानी का मामला सामने आ गया। अगर आप अडानी के मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं है, संसद को आप चलने नहीं देंगे, विपक्ष की बात आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, विपक्ष के द्वारा कही गई बात को आप रिकॉर्ड से एक्सपंज कर देंगे, तो क्या संदेश जाएगा लोगों में? और इस संदेश को कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने मजबूती के साथ लोगों के बीच में रखा है। और यही वजह है कि आज कोई भी राजनीतिक दल उन मुद्दों से हटने के लिए तैयार नहीं है।
मेरा अपना मानना है कि भ्रष्टाचार आने वाले दिनों में, आने वाले किसी भी चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा है। सरकार के ऊपर जो की विश्वसनीयता को लेकर लगने वाले आरोप ये प्रमुख मुद्दे हैं। सरकार के द्वारा देश के आर्थिक हितों की अवहेलना एक प्रमुख मुद्दा है। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा है, और तमाम लोगों के सामान्य नागरिकों के हितों की अवहेलना सरकार द्वारा विभिन्न मोर्चों पर की गई, यह एक प्रमुख मुद्दा है और इनका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। और यह मुद्दे ही सरकार के सामने चुनौती है और इससे पूरी तरह से घिरे हुए हैं। इसलिए इनकी कोशिश है कि इन आरोप लगाने वाले लोगों को ही अविश्वसनीय बनाने का प्रयास किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि यह प्रयास सफल होने वाला नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास सफल होने वाला नहीं है। आना चाहता हूं, प्रशांत टंडन जी पटना में हैं और बिहार से खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो दिल्ली आ रहे हैं और विपक्षी एकता की एक और मजबूत कोशिश यहाँ दिल्ली में देखी जा सकती है और उसी के पक्ष में सोनिया गांधी भी दिखाई दे रही हैं। सोनिया गांधी और नीतीश कुमार, प्रशांत जी, पहले भी मिल चुके हैं, पहले भी बातें हो गई और उसके बाद ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं, सुन चुके हैं। लेकिन अब सोनिया गांधी का भी सामने आना, एक आलेख लिखना और उधर आज वायनाड पहुँचना राहुल और प्रियंका का, ये क्या बताता है कि बिल्कुल गांधी परिवार जिस पर आप लगातार वार कर रहे हैं, देखिए ये क्या संयोग है कि एक तरफ गुलाम नबी आजाद निकलकर इसी गांधी परिवार पर हमला करते हैं, कहते हैं कि राहुल गांधी तो राजनीति में आना नहीं चाहते थे, प्रियंका चाहती थी, लेकिन यहां पर बेटा और बेटी का मामला सामने आ गया और इसलिए राहुल गांधी को आगे किया गया। लेकिन राहुल गांधी भी जब आगे आ गए लेकिन उनके साथ वो उसमें सफल नहीं हुए, तो प्रियंका को यहां पर सामने लाना पड़ रहा है। बहुत सारी बातें कह चुके हैं, कुछ भी नया नहीं कह रहा हूं, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं और ये सब उपलब्ध हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद का ये इंटरव्यू। लेकिन साथ में प्रशांत टंडन जी कि जब प्रियंका, सोनिया, राहुल गांधी ये सब आज की तारीख में और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं, सब बाहर हैं और सब कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहे हैं सरकार जो अभी है उस पर, और उस बीच नीतीश कुमार का दिल्ली आना, ये क्या मायने रखता है? क्या अंदर खाने में कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा माना जाए? राजीव जी, घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वो जो चुनाव का समय का पहिया है वो बहुत तेजी से घूम रहा है। जो गठबंधन की राजनीति है, उस गठबंधन की राजनीति मजबूरी भी सामने आ गई है, इसकी चर्चा अभी सुनील शुक्ला जी कर रहे थे। कल ही 3 पॉलिटिकल पार्टियां का राष्ट्रीय दर्जा चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई का। राष्ट्रीय लोकदल तो क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं रहा और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। इसका जरा मतलब समझने में मतलब क्या होता है और अब ये पार्टियां डरी हुई क्यों हैं और क्यों इनको जरूरत है एकता की। अब एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है वो महाराष्ट्र के बाहर रिजर्व नहीं है, यानी वो गुजरात में चुनाव लड़ेंगे तो कुछ और मिल सकता है, उनका चुनाव चिन्ह उत्तर प्रदेश में या कहीं और किसी और को मिल सकता है। यही बात तृणमूल कांग्रेस के लिए लागू होगी और यही बात अब लागू होगी सीपीआई के लिए भी। यानी उनके चुनाव चिन्ह किसी निर्दलीय को मिल सकते हैं उनके राज्यों के बाहर। तो अब यहां तक बात आ गई है कि इनका राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा भी खत्म कर दिया गया है। इन सबको मालूम है कि 2024 में अगर चुनाव हार गए तो वजूद ही खत्म हो जाएगा, अभी तो राष्ट्रीय पार्टियां नहीं रही। इसलिए इनकी मजबूरी है, जो भी अडानी वगैरह बयान देंगे वो सब 24 घंटे के अंदर ये वापस लेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि ये इन लोगों को जो है जनता जो है वो एक करके जो है वो मानेगी। दूसरा ये कि देखिए, एक अभी आपने क्लिप दिखाई थी, 1 सेकंड उसकी 30 सेकंड में चर्चा कर दूं सतपाल मलिक की। मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक बात थी कि उन्होंने राम माधव का नाम ले दिया और मैंने उनसे रिकन्फर्म करवाया था क्योंकि उन्होंने पहले कभी नाम नहीं लिया था।
अब वहां पे सीबीआई ने 3-4 FIR की है। उस FIR में मेरी जानकारी जहां तक है, राम माधव नहीं है। कई लोगों से पूछताछ हुई है, राम माधव से पूछताछ नहीं है। और राम माधव इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि राजभवन में अगर वो गए थे तो उनका वहां के रजिस्टर में एंट्री है। इसलिए, और वो बात हुई थी जो सतपाल मलिक साहब का इंटरव्यू अभी आपने क्लिप दिखाई, कांग्रेस ने भी आज इसको प्रेस क्लिप को दिखाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब सरकार इस पे कुछ करे, कांग्रेस से विपक्ष में है, कांग्रेस के पास तो सीबीआई नहीं है, काम तो सरकार को करना है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो प्रोफेसर रविकांत ने कही कि राम माधव आरएसएस के दो माने जाते हैं थिंक टैंक, इंटेलेक्चुअल, जो बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करते थे आरएसएस के ब्लॉक में, मीडिया से, थिंक टैंक से, इंटेलेक्चुअल से, वो राम माधव के ऊपर इतने गंभीर आरोप कि वो 150 करोड़ के 2 डील की, या उनमें से एक डील की बात करने गवर्नर के पास जा रहा है। गवर्नर कह रहा है कि रिलायंस के लिए बात करने आए थे, रिलायंस इंश्योरेंस के लिए। इतने गंभीर आरोप अगर राम माधव पे लग रहे हैं तो आरएसएस का नैतिक जो बल है वो बहुत कमजोर हो जाता है इससे। और तीसरी एक आखिरी बात मैं ये कहूंगा, देखिए दक्षिण भारत जो ये तमाम हमले हो रहे हैं, और मोदी साहब भी आजकल तमाम तरीके के रंग बिरंगे कपड़े पहनकर दक्षिण भारत में दिखाई दे रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, कभी घोड़े बैठ के, कभी हैट लगा के, कभी सफारी में। तो दक्षिण भारत का अहमियत क्या है? अब दक्षिण भारत की अहमियत समझ में आ रही है। आपको याद होगा राजीव जी, कुछ दिन पहले भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि बीजेपी दक्षिण भारत में अपने कोई दस्तक नहीं दे पाई, और ये बात भी हुई थी कि हिंदी का दही जमाने गए थे, दही जमा नहीं। अब आज मैं कह रहा हूं कि अमूल का दूध फट गया कर्नाटक में, और कर्नाटक में इस वक्त बहुत गंभीर इशू नंदिनी वर्सेस अमूल चल रहा है। नंदिनी, यहां के अपने दर्शकों को बता दें कि ये उनका कोऑपरेटिव फेडरेशन है, और वो बहुत अच्छे मिल्क के डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं और बहुत सस्ते बनाते हैं। यानी उनके दूध की कीमत अमूल के दूध से कोई 10 या 12 रुपए प्रति लीटर कम है। और मैं तो क्योंकि बेंगलोर में काफी रहा हूं कई बार, मैं नंदिनी वहां की लाइफ लाइन है, नंदिनी डेयरी, जैसे दिल्ली की मदर डेयरी है। तो अब दक्षिण भारत कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए क्यों आवश्यक है? देखिए, कांग्रेस का एक बड़ा पुराना जुड़ाव रहा है दक्षिण भारत से। जब इंदिरा गांधी रायबरेली से हारी तो वो चिकमंगलूर गई, दक्षिण भारत में चुनाव लड़के आई। सोनिया गांधी ने अपनी शुरुआत किया बेल्लारी से, कर्नाटक से। इंदिरा गांधी को दूसरी सीट उन्होंने लड़ी जब रायबरेली के अलावा भी, तो मेदक से लड़ी, और रायबरेली को छोड़ा वो मेदक से, आंध्र प्रदेश से MP रही। राजीव गांधी की मौत भी दक्षिण भारत में हुई, और अमेठी के साथ साथ राहुल गांधी भी जो है वायनाड से चुनाव लड़े। तो बहुत पुराना जुड़ाव कांग्रेस का रहा है। और उसका एक और सबूत यह है कि जब 77 में इंदिरा गांधी हारी तो 100 से ऊपर सीटें दक्षिण भारत से मिली थी। इसलिए दक्षिण भारत बीजेपी का फेलियर रहा है। और अब अगर कर्नाटक के चुनाव, जिसमें कि लग रहा है कि उनकी स्थिति गंभीर है, कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाए, जैसे सुनील जी ने बताया, वहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा, वहां पे लिंगायत समाज में भी जो है वो अलग अलग बातें हो रही है। अगले कुछ दिनों में कुछ एक इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। तो दक्षिण भारत जो है वो भी सत्ता की कुंजी बन सकता है 2024 में। ये महत्वपूर्ण संदेश आएगा वहां से, अगर उत्तर भारत में सीटों का बंटवारा हुआ तो। राजीव जी,
जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और दक्षिण भारत क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और दोनों पार्टियों के लिए, कांग्रेस के लिए भी और मोदी जी की पार्टी यानी बीजेपी के लिए भी। बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में कर्नाटक में उनकी सरकार है, सबसे बड़ी बात। और सरकार उनकी, क्योंकि अभी तक जैसा सुनील शुक्ला जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अभी तक बीजेपी इस पहले लिस्ट अपनी वहां जारी नहीं कर पाई है कि आखिर किसको टिकट दिया जाए, किसको ना दिया जाए, किसको संतुष्ट किया जाए और किसको दुखी किया जाए, कौन पार्टी में रहेगा, कौन पार्टी छोड़ के जाएगा। लेकिन इस बीच बहुत पहले कांग्रेस ने अपने 124 और उसके बाद फिर 42 इतने प्रत्याशियों को 2 बार में ये ऑलरेडी उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं ये लोग। तो दक्षिण भारत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उत्तर भारत में बीजेपी का पूरा स्टेक जो है वो है, और जितना दोहन करना था वो कर चुकी है बीजेपी। क्या आगे भी वैसे ही होगा? क्या बिहार में सारी सीटें मिल जाएंगी जैसे पहले मिली थी? क्या उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटें पिछली बार मिली थी, उससे पहले 72 मिली थी, मिल जाएंगी? ऐसे ही आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान इसकी बात कर लें। और ऐसे ही मैं तो इस बार कहूँगा कि गुजरात में भी ऐसे क्या 26 की 26 सीटें मिल जाएंगी? क्या उत्तराखंड की 5 की 5 सीटें, दिल्ली की 7 की 7 सीटें, पंजाब से 8 सीटें, ऐसे 8 पंजाब या 4 पंजाब में सीटें थी जो भी थी, तो क्या ये सारी सीटें मिल जाएंगी जो आई थी उसकी बात कर रहा हूँ? क्या हरियाणा की सारी सीटें मिल जाएंगी? तो अगर ऐसा नहीं है, उत्तर भारत में अगर सफल आप नहीं होते हैं और कुछ सीटें 50 सीटें भी कम हो जाती हैं, तो फिर दक्षिण भारत ही आपके लिए आसरा है। और दक्षिण भारत में आपकी स्थिति कैसी है ये सबको पता है। और क्या इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार वहां जा रहे हैं दक्षिण भारत में, और फोटोग्राफी अभी करके आए हैं। आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास। धनंजय जी, आप राजस्थान में हैं, राजस्थान में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन क्या राजस्थान से इतर अगर दक्षिण भारत और उत्तर भारत की बात करें तो कहाँ आप पाते हैं? जो कुछ अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो प्रशांत टंडन जी जिसकी जो बात रख रहे थे, जो थोड़ा सा उसको बढ़ाते हुए मैं रख रहा हूँ उसी सवाल के साथ। और महत्वपूर्ण बात ये कि आप बेस्ड हैं मुंबई में, पवार साहब, और इस वक्त जब चर्चा कर रहे हैं हम तो उद्धव ठाकरे शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। देखिए कितनी तेजी से घटनाक्रम में परिवर्तन देख रहे हैं हम। उद्धव ठाकरे इस वक्त शरद पवार से मिल रहे हैं, और आप जहां बैठे हैं वहां से थोड़ी दूरी पर सचिन पायलट साहब जो हैं वो अपनी ही पार्टी को चुनौती देते हुए कहे जा रहे हैं। वो हालांकि उनका अनशन खत्म हो गया है, लेकिन वो आज दिन भर थे। तो किस रूप में देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को, धनंजय कुमार जी? ये सारे घटनाक्रम बताते हैं कि 2024 जो है वो आसान नहीं है, और 2024 में बहुत कुछ होने जा रहा है। अगर हम राजस्थान से शुरू करें, जहां मैं हूं, अभी किशनगढ़ में हूं, यहाँ से थोड़ी दूर पर, मतलब 2 घंटे की दूरी पर जयपुर है, राजधानी राजस्थान की। और ये जो इलाका है बगल में अजमेर है, और ये किशनगढ़ है जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है आमतौर पे। लेकिन देखिए राजस्थान में भी जो है आसान नहीं है बीजेपी के लिए। वसुंधरा राजे सिंधिया ताकतवर नेता है, और मुझे लगता है कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार के समय भ्रष्टाचार हुआ था उसके खिलाफ अनशन कर रहे हैं पायलट साहब, तो उसमें भी बहुत कुछ संदेह है जिस पे बात की जा चुकी है। और ये अभी अलग अलग होकर के काम करने का समय नहीं है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले केजरीवाल साहब को लेकर के बात हुई, तो केजरीवाल तो चलिए थर्ड फ्रंट है, वो अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया, कई पार्टियों का दर्जा छीन लिया गया, मतलब उनकी उनका जो जनाधार था वो कम हुआ, तो जाहिर है छीनेगा वो। तो तीसरे धड़े के तौर पे अगर मान लेते हैं आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी को अपने तरीके से चलने का अधिकार है। लेकिन मैं कहूं कि भ्रष्टाचार के मैटर पे आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ है, उससे अलग नहीं है। अब शरद पवार जी का जो बयान है, देखिए शरद पवार जी को जो राजनीति को जो ठीक ठाक भी समझते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ठीक ठाक भी समझते हैं, तो वो जानते हैं कि शरद पवार जी किस किस्म के व्यक्ति हैं। शरद पवार जी कभी भी एकदम जो है ईमानदार किस्म के व्यक्ति नहीं माने गए, कद्दावर नेता माने जाते हैं, तोड़ जोड़ तिकड़मी माने जाते हैं। उनका बड़ा जनाधार है महाराष्ट्र के उन हिस्सों में जहाँ मराठा जहाँ से वो आते हैं, और किसानों के लिए काफ़ी काम किया है, ये भी माने जाते हैं वो।
लेकिन पूरे महाराष्ट्र में उनकी जो है उनकी पार्टी या उनका जनाधार नहीं है। तो शरद पवार जी ने जो कहा है, चाहे अडानी को लेकर के कहा हो या और किसी मुद्दे को लेकर के कहा हो, जो लग रहा है कि उनकी डिग्री को लेकर के जो बात कर रहे हैं कि डिग्री महत्वपूर्ण नहीं है, तो शरद पवार साहब देखिए वो इस किस्म के व्यक्ति हैं कि वो समय की नज़ाकत को पहचानते हैं और उस हिसाब के अनुसार दाव चलते हैं। जैसे शतरंज का जब खेल होता है तो कई दफ़ा पीछे घर की तरफ लौटना पड़ता है, और घोड़े हैं या हाथी हैं ये सब तो जाने ही इसलिए जाते हैं, सैनिक तो है नहीं वो। तो शरद पवार एक इम्पॉर्टेंट धड़ा है, मैं मानता हूँ ये तमाम उनके बयानों के बाद भी, कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत सेनापति शरद पवार हैं। और उसको इस तौर पे देखिए कि जब पिछली बार ऐसा लगा था कि शरद पवार ने फिर एक चाल चली है और उनके भतीजे अजित पवार के साथ बीजेपी ने सरकार बना ली थी रातों रात, सुबह में और सुबह जो है शपथ ग्रहण हुआ था, तो लोगों को लगा था कि शरद पवार को नई चाल चली गई। लेकिन चाल ये चली कि अजित पवार जो है वो जो ईडी और सीबीआई के कब्जे में जो जाने वाले थे, उन पे जो ढेर सारे आरोप थे वो आरोप खारिज हो गए, और शरद पवार ने जो है उनके मुंह से, बीजेपी के मुंह से कहिए एक तरह से, जिससे कहते हैं कि शेर के मुंह से रोटी छीन लाना, तो बीजेपी के मुंह से अजित पवार को भी खींच करके ले आए और उद्धव ठाकरे को भी ला करके सरकार चला दी। अब ये अलग बात रही कि शिवसेना टूट गई, और शिवसेना टूटने की बड़ी वजह ये रही कि जो है ईडी सीबीआई और जो है धन जन बल जिसको कहते हैं, जो बीजेपी में सारी चीज़ें हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बनने के बाद भी न तो शिवसेना कमजोर हुई, ठीक है उनके विधायक चले गए, उनके सांसद चले गए, लेकिन जनाधार आज भी शिवसेना के साथ है और बीजेपी इस बात को लेकर के डरी हुई है। बीजेपी के साथ जो है पहले शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे थे, और बीजेपी के साथ आज शिंदे हैं। दोनों में आसमान जमीन का अंदर है, बाघ बकरी का अंदर है, कि आप जो बाघ लेकर के चल रहे हैं और आप बकरी लेकर के चल रहे हैं, वो स्थिति महाराष्ट्र में। तो मैं देख पा रहा हूं कि भ्रष्टाचार जो मोदी जी हैं वो तो भ्रष्टाचार को हटाने के मुद्दे को लेकर के आए थे, काला धन ला रहे थे कि देश में बहुत काला धन, देश का धन बाहर चला गया है विदेशों में, वो हम लेके आएंगे, और कांग्रेस पार्टी बहुत भ्रष्ट पार्टी है, उन सबको जेल में बंद करेंगे। इन्हीं वादों के साथ आए थे। तो 9 साल हो गए, लेकिन अब तक एक आदमी को बंद नहीं किया। इसका एक आदमी मुझे बताइए कि वो भ्रष्टाचार के आरोप में बंद किया गया। काला धन वहां से जो स्विट्जरलैंड से या कहां से लाने वाले थे, कौन कौन से बैंक से, वो कहीं से आया नहीं। उल्टा अब जो है राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए 20,000 करोड़ रुपए जो हैं अडानी की कंपनी में हैं, वो किसके हैं? अब न सरकार को जवाब देना चाहिए था, सरकार पा रही है, न अडानी साहब जवाब दे पा रहे हैं। अब शरद पवार कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग को नहीं जानता। अब ये जो हास्यास्पद बात है कि हिंडनबर्ग को तो आज जो है छोटा सा छोटे से जिला क्या है जानता कि हिंडनबर्ग कौन है, और शरद पवार नहीं जानते जो कारपोरेट कंपनियों के या कारपोरेट के जो लोग हैं उनके साथ घूमते हैं, जो आईसीसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको हिंडनबर्ग नहीं पता है। मुंबई में शेयर बाजार बहुत बड़ा बाजार है, उस शेयर बाजार से वाली जगह पे रहकर के नहीं जाने को बेकारी बात है। तो ये जो है मुझे लगता है शरद पवार जो कर रहे हैं गुगली है, वो कई दफा करते हैं, पहले अपना घर बचाते हैं, अपना घर बचाने, उनको भी तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए, बिना पैसे लड़ सकता है क्या? और बीजेपी ने जिस तरह से बजट बढ़ा दिया, देखिए अब चुनाव कम पैसे में तो लड़े नहीं जा सकते, चुनाव के लिए बड़ी रैलियां होती है, टिकट खरीदे जाते हैं, क्या होता है जनता को दारू भी पिलानी, मुर्गा भी खिलाना पड़ता है, ऐसा बांटना पड़ता है। धनंजय जी तो रोकना चाहूंगा, आपका वीडियो डाउन हो रहा है, पहले से था डाउन था इसलिए बाद में आया हूं जब थोड़ा सा वो ठीक दिख रहा था, लेकिन रोकना चाहूंगा आपको क्योंकि आवाज़ कट रही है इसलिए। और सीधा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, किस रूप में देखा जाए बहुत सारे घटनाक्रम, उसमें सोनिया गांधी से लेकर राहुल, प्रियंका, अब इधर देख रहे हैं हम कि इधर नीतीश कुमार, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर ये भी कि कल ही 3 प्रमुख दल जो हैं उनका राष्ट्रीय दल का जो है वो तमगा ले लिया गया है, और अब एक नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। लेकिन साथ साथ 1952 में 14 ऐसी पार्टियां थीं जो राष्ट्रीय पार्टियां बनी थीं, और
अब उसमें से सिर्फ एक पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी रह गई है, और वो पार्टी है कांग्रेस। सबकी नज़रें कांग्रेस की तरफ टिकी हुई हैं। और जैसा बहुत सही कह रहे थे प्रशांत टंडन जी कि अगर कांग्रेस के साथ नहीं जाओगे तो कल को कहाँ रहोगे पता नहीं। बहुत सारे जो हैं वो तो गायब ही हो गए। गोवा की बहुत ऐसी पार्टियां, और बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिल्ली के बगल में पंजाब में देखिए तो शिरोमणि अकाली दल का क्या हाल है। ऐसे बहुत हैं, तो किसका नाम लें किसका नाम ना लें। तो एक छतरी के नीचे कितने लोग आते हैं ये भी देखा जाए तो समझ में आता है दीपक जी कि इस देश में जो डेमोक्रेसी है, जिसमें चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, और चुनाव की छतरी के बाहर कई लोग किए जा रहे हैं, कई पार्टियां हो रही हैं, और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी एक अपनी राह पर, और बहुत नज़दीक से इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और कई बार हम लोग भी उस डिबेट में फंस जाते हैं, हम लोग भी बात करते हैं। और मुझे लगता है, मैं बार बार कहा हूँ, इसी मन से कहा हूँ कि डिग्री विवाद जो है वो विवाद सीधे बहुत गंभीर मसला जो अडानी का है उससे, जो अभी कह रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी बहुत सही कह रहे थे, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। और उसके समर्थन में और उसको जोड़ते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं जोड़ रहा था कि जब भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने शुरू की थी उस समय कि आप याद कीजिए कि यहाँ हरियाणा में इन्हीं अरविंद केजरीवाल साहब ने भी यात्रा शुरू की थी। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक करती हैं कि कैसे डिरेल किया जाए। दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी काबिज नहीं हो पा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी तुरंत काबिज हो जाती है, एक नहीं 3-3 बार काबिज हो जाती है। गोवा में आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस सरकार में नहीं आ पाती है। हम लोगों का सर्वे था, गोवा में बहुत शानदार स्थिति थी कांग्रेस की, लेकिन गोवा में वो हालत होती है। वैसे ही हालत पंजाब में आप देखिए। तो मेरा ये नहीं कहना है कि कोई पार्टी आए नहीं, पार्टी आए, डेमोक्रेटिक वो है, अपने यहाँ स्ट्रक्चर है और उसमें सबको, नई पार्टियों को भी आना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन किस बिना पे, किस दम पे आप आ रहे हैं ये भी मायने रखता है, किसका सपोर्ट कर रहे हैं ये भी मायने रखता है। और जब ये बात आप अंदर तक जाते हैं, ऊपर सतही बात तो यह है कि आपको आना चाहिए। आज हम और आप भी पार्टी एक बना लें और हम कूद पड़े चुनावी मैदान में तो हमें भी कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन यह है कि हम किसके सपोर्ट में जा रहे हैं ये तो जनता को पता होना चाहिए। और ऐसे में एनसीपी का, ऐसे में टीएमसी का बाहर होना क्या मायने रखता है, ये यहाँ समझने की जरूरत है। सीपीआई सीपीएम का क्या मायने रखता है ये भी यहां समझना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, बीआरएस यानी केसीआर की पार्टी अब रीजनल पार्टी भी नहीं रही, आरएलडी अब रीजनल पार्टी भी नहीं रही। ऐसी पार्टियां भी हैं जो ये रीजनल, बीआरएस रीजनल पार्टी भी नहीं है आज की तारीख में। केसीआर जिन्होंने टीआरएस से बीआरएस बनाया, लेकिन उनकी जो बेटी है के कविता अभी वो फंसी हुई है। तो बहुत कुछ है, ये चाहता हूं टिप्पणी आपकी। राजीव जी, आपने जो बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो मैं जो परीक्षाओं के बारे में सबसे बड़े हमारे ज्ञानी हैं मोदी जी की उस सीख को बढ़ाते हुए सबसे पहले आपके कठिन प्रश्न का जवाब दूंगा कि जो गांधी परिवार ने जो बीजेपी को घेर लिया है, तो आप देखिए कि देश में अलग अलग तरह की जो विचारधाराएं हैं, उनके से स्थितियों में बहुत परिवर्तन आया है, उनके स्टैंड में हमेशा परिवर्तन आया है, उनकी पोजिशनिंग में बहुत परिवर्तन आया है। हमने सारी चीजें देखी है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वदेशी का नारा लेके चलती थी वो कॉर्पोरेट सेक्टर की गोद में बैठी है, और हमने सीताराम येचुरी को सिर पर जो है वो पूजा का बहुत बड़ा एक कुछ जिसको टोकरी जैसी लेके जाते हुए भी हम देख चुके हैं। तो अलग अलग विचारधाराओं के लोग जो है कहां कहां भटके हैं और किन किन गलियों में घूम के आए हैं वो हम सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन 1885 के बाद से एक ही पार्टी ऐसी है जो बहुत ही कॉन्स्टेंटली और स्टेडली अपने स्टैंड पर फर्मली खड़ी रही, थोड़े बहुत हल्के फुल्के प्रयोग करने के बाद, और वो है कांग्रेस। और इस कांग्रेस में आप देखिए कि जिस प्रकार से आपको पता है कि एक हिंदी साहित्य की उपेक्षित नायिका के रूप में उर्मिला को याद किया जाता है, वैसे ही मैं कहता हूं कि भारतीय राजनीति में अब से सर्वाधिक उपेक्षित नायिका अगर कोई है तो वो सोनिया गांधी है। इस दौरान पिछले कांग्रेस के पूरे इतिहास में केवल 5 महिला अध्यक्ष हुई हैं, जिसमें सर्वाधिक लंबे समय तक सोनिया गांधी ने यह पद संभाला है। लेकिन यही महत्वपूर्ण नहीं है कि वो लगभग 25 सालों से कांग्रेस का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पद पर रहते हुए या न रहते हुए जिस प्रकार से नेतृत्व कर रही हैं, उन्होंने व्यक्तिगत बहुत सारी व्यथाएं झेलते हुए, बहुत सारी पीड़ाएं झेलते हुए, बहुत उठा पटक देखते हुए
तमाम तरह के अपमान सहते हुए भी उन्होंने कांग्रेस को जो लाके खड़ा किया है इस मुकाम तक और उसको बचा के रखा हुआ है, इसका इतिहास में कभी ना कहीं बहुत ही अच्छी तरीके से उनके साथ न्याय होगा। थोड़ा बहुत जो न्याय हुआ है, जो लिखा गया उन पे, मैं उसको बहुत ज्यादा न्याय नहीं मानता। उनके ऊपर कुछ किताबें भी आई है, लेकिन बहुत वो ईमानदारी से नहीं लिखी गई, ऐसा मेरा मानना है। उस पर चर्चा फिर कभी हो सकती है। अब ये था कि ये जो लगातार कांग्रेस का जो पिछले अपने अपने उद्भव से लेके आज तक जो स्टैंड रहा है, वही स्टैंड जो है भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से वो दुखी करता रहा है। वो जानते हैं कि इस परिवार को हटाए बिना आप लंबे समय तक राज नहीं कर सकते, और उसमें जो सबसे जो बहुत मजबूती के साथ जो परिवार खड़ा हुआ है, आज उसने ये साबित कर दिया है कि आप जितना भी हमें हटाने की कोशिश करते रहिए, लेकिन देश को जब भी जरूरत पड़ेगी हम वहां पर खड़े हैं। आज जो हमारे उनके सामने 3 सदस्य जो हैं, तीनों के तीनों सदस्यों का अलग अलग विश्लेषण भी अगर कोई करना चाहे तो आप देखिए तमाम तरह की तकलीफें उठाते हुए वे खड़े हैं। और आज वायनाड की जो सभा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में वो बहुत सारे संकेतों को लेके आई है। मैं एक बार फिर से ऐसा मुझे लग रहा है, इसका एक बार मैं जिक्र कर चुका हूं कि शायद प्रियंका गांधी लॉन्च हो सकती हैं और वो भी जो है वायनाड से हो सकती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर ये होता है तो जान के रखिए कि अगले 15, 20, 25 सालों तक भारतीय जनता पार्टी या इस देश में जो कट्टरपंथी विचार हैं उसके सामने एक प्रतिरोध जरूर खड़ा रहेगा, और वो प्रतिरोध सारे भारत को जो है उसका प्रतिनिधित्व करता रहेगा। और गांधी परिवार जो है लगातार वो जो है देश के साथ खड़ा है और देश उसके साथ खड़ा रहेगा। तो गांधी परिवार ने बीजेपी को जो घेर लिया है, वो वाकई में वायनाड में उनकी जो सभा हुई है तो वो ये साबित करती है कि आपके पास पद हो या ना हो, हम आपके साथ हैं। ये वायनाड की सभा ने बता दिया है और ये बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि इस देश में जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा भटकती रही हैं, लेकिन कांग्रेस जो है एक सीधी विचारधारा के साथ वो चली है और आज भी वहीं पर है। नंबर 1। दूसरा जो है, देखिए कुछ पार्टियों को जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव आयोग ने हटा दिया और जो आम आदमी पार्टी को ला के रखा है, उसके संकेत बहुत सारे हम लोग समझते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से सबसे प्यारा बच्चा है वो, और उसके विकास के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करेगी। कुछ समय पहले केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी, ऐसा लगता है कि वह केंद्रीय चुनाव आयोग अभी भी केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं, केचुआ ही बना हुआ है और वो सत्ता के कोचने से ही आगे पीछे वो घूमता है। ये बात जरूर है कि अब आगे जो है किस तरीके से हम अब इसके ऊपर बहुत सारे अपने साथी जो हैं उस बारे में वर्णन कर चुके हैं, लेकिन अब देखना यह है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने के बाद आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस का है या इस देश में जो प्रगतिशील ताकतें हैं, धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली लोग हैं, पार्टियां हैं, उनका खेल कहां पर वो डैमेज करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वो कर सकते हैं, वो हर जगह जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा कर दी कि शायद कर्नाटक में जितनी भी सीटें सभी जगह चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, इससे कोई बहुत ज्यादा मेरा ऐसा मानना है कि अब धीरे धीरे लोगों में चेतना लौट रही है, वो इस चीजों को समझने लग गए हैं, वे जानने लग गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन सी है और उसे वास्तविक रूप से मुकाबला कौन कर सकता है, उसके खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है, उसको समझने लग गए हैं। इस साल जो है कम से कम जितने भी चुनाव होने जा रहे हैं राज्यों के, वहां पर आम आदमी पार्टी जाने की कोशिश करेगी। मेरे अपने छत्तीसगढ़ में भी शायद वो आने की कोशिश कर रहे हैं, वहां सम्मेलन उनके हो चुके हैं। और आपको पता है कि अभी हाल ही में पिछले 2 दिनों से एक बहुत बड़ी घटना हुई है छत्तीसगढ़ में, जहां पर बीरनपुर नाम का एक गांव है, जहां सांप्रदायिक तनाव हुआ, मारपीट हुई, वहां पर धारा 144 लगी, 2 लोग मर गए। तो ये जो चीजें हैं धीरे धीरे जब बढ़ रही है तो लोगों को यह पता चल रहा है कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ कौन सी पार्टी जो है वो डटकर मुकाबला कर सकती है। ये संदेश अब बड़े तेजी से सभी तरफ फैल रहा है। तो और गांधी परिवार ने जिस तरीके से आके इसका नेतृत्व फिर से संभाला है, बहुत मजबूती के साथ संभाला है। भारतीय जनता पार्टी को यह अंदेशा, ये उम्मीद थी कि शायद सांसदी हट जाने के बाद राहुल गांधी कमजोर पड़ेंगे या बाकी लोग जो है इसके हमारे सामने वैसा डटकर मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो उस भ्रम को गांधी परिवार ने एक बार फिर से तोड़ दिया है और गांधी परिवार जो है बीजेपी की जो घेराबंदी कर रही है वो लगातार कर रही है। हिंदू का लेख बहुत महत्वपूर्ण है और आप देखिए कि पिछले 2-3 बार ऐसा हुआ है कि सोनिया गांधी ने बाकायदे इन चीजों को सामने लाया है
कांग्रेस महाधिवेशन में चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने पद संभालने के साथ अपना बयान दिया हो, लेकिन उसमें एक लाइन थी, वो लाइन थी, वी एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। उस चैलेंज को स्वीकार जो कर रही है। और सोनिया गांधी ने पिछले चुनाव के पहले भी एक अपील जारी करके लोगों को कहा था, वोटरों को कहा था कि आप कांग्रेस जो है आपके साथ है और इन कट्टरपंथी ताकतों को हराइए। गांधी परिवार का मजबूत होना देश में लोकतंत्र का मजबूत होना है, लोकतंत्र के लिए होने वाली लड़ाई का मजबूत होना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छे से हो रही है। अब देखना यह है कि बाकी पार्टियां क्या खेल करती हैं, कितना खेल बिगाड़ती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, शायद बाकी जो बी टीमें जो बन रही हैं वो अपना खेल वैसा नहीं कर पाएंगे। मैं काफी समय ले लिया, कुछ मुद्दे से छूट भी गए हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में अपन बिल्कुल करेंगे। और आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, अब जल्दी जरा आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को समेटने की कोशिश करते हैं। और बहुत कुछ जो छूटे हुए मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो बीजेपी भी है और पूरा का पूरा उनका जो कहें तो स्ट्रेटेजी विपक्षी पार्टियों पर अगर है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नज़र में गांधी परिवार है। क्योंकि देखिए जितने भी वार हैं, कोई भी नीतीश कुमार पे वार नहीं कर रहा है, कोई जाकर के केसीआर पे वार नहीं कर रहा है, कोई भी जाकर के उधर ममता बनर्जी पे या नवीन पटनायक पे या जगन मोहन रेड्डी पे वार नहीं कर रहा है। वार यहाँ जो भी हो रहा है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पे हो रहा है। इनफैक्ट खड़गे साहब पर भी वार नहीं हो रहा है। तो क्या सबसे बड़ी चुनौती गांधी परिवार है, ये माना जाए? अमलेंदु उपाध्याय जी। देखिए राजीव जी, ये तो सर्वविदित है कि सबसे बड़ी चुनौती गांधी परिवार ही है। और आज से नहीं है, शुरू से ही गांधी परिवार सबसे बड़ी चुनौती है संघ परिवार के लिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी तो कुछ है ही नहीं, वो तो बच्चा है संघ परिवार का। मतलब पूरे संघ परिवार के लिए चुनौती जो वो गांधी परिवार है। और इसलिए है कि जनता में जिस एक परिवार की सबसे ज्यादा मकबूलियत है वो गांधी परिवार की है आज भी। मतलब मोदी जी हमारे कह सकते हैं बादशाही मानसिकता वाले, लेकिन ये बादशाही मानसिकता वाले लोग जो हैं ये जनता के दिलों पर राज करते हैं। तो ये जनता के दिलों पर राज करने वाले बादशाह तो हो सकते हैं। मोदी जी जो यूएसपी है वो नफरत है, मोदी जी की यूएसपी प्रेम नहीं है। अमलेंदु जी, ये बादशाही और शहजादा की जगह पे राजकुमार और राजशाही क्यों नहीं कह सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात। खैर जी बिल्कुल सोचने वाली बात है। चूंकि असल में प्रधानमंत्री जी का आपको एक और वक्तव्य याद होगा, पहले मुझे ध्यान पड़ता है, शायद वो कहा था कि वो पठान के बच्चे या कुछ इस तरह की कुछ बात कही थी, कुछ पठान से कुछ अपना रिलेशन कुछ जोड़ा था प्रधानमंत्री ने। तो अब ये बादशाही मानसिकता, ये क्या मानसिकता, वो सब तो उनके शब्द हैं, वो सब आ सकते हैं। हालांकि ये प्रधानमंत्री जिस तरीके से दिन में 36 बार पगड़ियां बदलते हैं, तो वो तो अब ये पूछा जा सकता है कि कौन बादशाही मानसिकता का है, ये पगड़ियां आती कहाँ से हैं, क्यों हैं, कहाँ से आती हैं। गुजरात में तो इस तरह की पगड़ियां कहीं पहनी नहीं जाती हैं जिस तरह की प्रधानमंत्री दिन में 36 बार पगड़ियां बदलते हैं। खैर वो एक अलग का मसला है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है राजीव जी कि गांधी परिवार अगर लोगों के दिलों में है तो वो किसी नफरत की बिना पे नहीं है। मोदी जी जिन लोगों के दिल में है वो नफरत के आधार पे है, किसी प्रेम के आधार पे नहीं है। तो ये जमीन आसमान का अंतर जो है दोनों परिवारों के बीच में है, संघ परिवार के बीच में और भारतीय और गांधी परिवार के बीच में। तो इसलिए गांधी परिवार हमेशा एक चुनौती है। दूसरी बात ये राजीव जी की भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जो है वो मुख्य रूप से जहां जहां होनी है वो अधिकांश जगह जो है कांग्रेस के साथ ही होनी है। लगभग 250 सीटें ऐसी हैं जिन पर सीधा सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस को ही करना है। बाकी जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अपने राज्यों में, बहुत से क्षेत्रीय दल तो ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में है ही नहीं, तो उनका मुकाबला नहीं है। लेकिन वो चूंकि वहां अपना एक्सपेंशन करना चाहती है, विस्तार करना चाहती है, जो उसको हिंदी पट्टी में नुकसान होने जा रहा है तो उसकी वो भरपाई जो है उन राज्यों से करना चाहती है, तो इसलिए वहां वो पैर फैलाने की कोशिश कर रही है। तो ये चीज है, तो इसलिए गांधी परिवार जो है बड़ी चुनौती है। दूसरा राजीव जी कई जो है वो देखिए चीजें हो रही हैं। जैसे आपने बताया कि उद्धव ठाकरे जो है वो शरद पवार जी से मिलने गए, तो उससे पहले दिन में खबर आई कि जो आदित्य ठाकरे हैं वो केटीआर से मिलने गए हैदराबाद में, जो सब कुछ काम संभालते हैं बीआरएस का। तो ये भी कुछ चल रहा है। इधर जो जगनमोहन रेड्डी की बहन है शर्मिला, उन्होंने ओवैसी साहब कुछ चिट्ठी लिखी है कि आप हमारे गठबंधन में शामिल हो जाइए। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो वो कितने दूसरे तीसरे गठबंधन बनवाएगी अब ये देखना है राजीव जी। तो जो जगनमोहन रेड्डी समझे जाते हैं वो तो उसी पाले के समझे जाते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। दूसरे वहां आंध्रा में पवन कल्याण होते हैं, जननायक पार्टी है क्या जनसेना पार्टी है
वो दिल्ली में आकर के अमित शाह से मिलते हैं, ये और किससे भारतीय जनता पार्टी के मिलते हैं। तो कई तरीके की चीजें हो रही हैं। अब देखिए जो जिन दलों की समाप्ति है ये राष्ट्रीय स्तर की, उसमें जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राजीव जी, वो ऐसी पार्टी है सन 52 से जिसका चुनाव चिन्ह नहीं बदला था आज तक। कांग्रेस के भी चुनाव चिन्ह बदले हैं, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आज तक चुनाव चिन्ह नहीं बदला था। जो सन 52 में था वही आज तक चुनाव चिन्ह था, तो वो भी बदल डाला गया। तो ये अमृतकाल में इसमें बहुत कुछ होता है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इसको जो क्षेत्रीय दल है खासतौर से उनको समझने की आवश्यकता है। और शायद प्रशांत जी कह रहे थे कि आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि आप कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, या रविकांत जी कह रहे थे, मतलब ध्यान दी राव इसने कहा। तो इन सारे दलों को सोचने की आवश्यकता है कि आपको लड़ाई लड़नी है। आपको जो है आज सबसे बड़ा शत्रु जो आपका है वो भारतीय जनता पार्टी ही है। आप चाहे उसे पिछले दरवाजे से उससे कुछ भी आप समझौते करते रहे हो, केजरीवाल साहब भले ही दिल्ली में जो किसान कानूनों को पास करा देते रहे हो, तेलंगाना के जो बीआरएस है वो भले ही दिल्ली में आकर के जो है कानून पास कराती रही हो, ममता बनर्जी दिल्ली में आकर के कानून पास कराती रही हो, मोदी जी को कुर्ते भेजती रही हो, अमित शाह जी को कुर्ता भेजना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये कुछ भी होता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ माफी किसी के लिए नहीं है। ये बात इन दलों को जो अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। जब ये नीतीश कुमार के सगे नहीं हो सकते, ये उद्धव ठाकरे के सगे नहीं हो सकते, ये अकाली दल के सगे नहीं हो सकते, ये चिराग पासवान के सगे नहीं हो सकते, तो ये ममता, केसीआर और केजरीवाल या अखिलेश यादव किसके सगे हो जाएंगे राजीव जी? सोचने वाली बात ये इन लोगों के लिए है, ये कांग्रेस को सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस भी जो है विपक्षी एकता के रास्ते पे चलने से पहले जो है हर कदम फूंक फूंक के चलना चाहती है कि जब परिस्थितियां बने चुनाव में जाने की, तो ये साफ हो स्थिति एकदम से कि किन मुद्दों के आधार पे कौन हमारे साथ है, किस दूरी तक चलेगा। और मुझे लगता है कि ये सही एक रणनीति है। पहले सबको टटोल लेना चाहिए किस तरीके से क्या चीज चल रही है। जहां तक शरद पवार साहब का सवाल है, तो राजीव जी उनके सामने भी बड़ी एक दिक्कत है। दिक्कत शरद पवार साहब के सामने ये है कि वो अभी बीच में भतीजे उनके गायब हो गए थे, अजीत पवार साहब। तो वहां चर्चाएं शुरू हो गई एकदम से कि वो गायब हो गए फिर से अजीत पवार, फिर कुछ होने जा रहा है। फिर अजीत पवार प्रकट हुए, फिर आके उन्होंने मीडिया से कहा कि नहीं मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं कई दिन यात्रा में था, दौरे कर रहा था, तो गर्मी लग गई थी। तो वो गर्मी निकालने के लिए जो है हो सकता है पवार साहब ने संदेश दिया हो कि भाई अगर तू वहां जा रहा है तो उससे पहले हम वहां तैयार खड़े जाने के लिए। तो ये अंदरूनी राजनीति भी है पवार साहब की। तो पवार साहब जो करते हैं वो समझना बड़ा मुश्किल है। जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा था कि इस देश के अंदर जो है जो शुरू जो पॉलिटिशियंस रहे हैं उनमें दो बड़े नाम है, मुलायम सिंह यादव और शरद पवार। तो मुलायम सिंह जी नहीं है, उस राजनीति को शरद पवार साहब आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखना है कि शरद पवार साहब जो है क्या दांव पे चलते हैं। बहरहाल कोई दांव पे चले, लड़ाई राजीव जी अडानी के मसले पर ही 2024 की होनी है। जिसको लड़ाई में साथ रहना है वो रहे और जिसको अडानी के साथ जाना वो जाए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप लास्ट में कह रहे थे कि लड़ाई अडानी के मसले पे होनी है। राहुल गांधी ये बात लगातार कह भी रहे हैं और इसीलिए बार बार राहुल गांधी अडानी के मसले को लेकर के सामने रख रहे हैं और अलग अलग नेताओं को घेर भी रहे हैं। और लेकिन कई सारे जो कहें तो बीजेपी की तरफ से अपने अपने जो घोड़े छोड़ दिए गए हैं और वो राहुल पे और खासकर गांधी परिवार पर वार कर रहे हैं। गांधी परिवार क्या इन सब चीज़ों से, ऐसे अलग अलग हर्डल से बाहर निकल पाएगी? ये परिवार निकल पाएगा बाहर? और उसमें खासकर सोनिया गांधी का इसमें बाहर आना और चिट्ठी लिखना, आलेख लिखना, ये क्या मायने रखता है? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं पिछले घंटे भर से और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी, और उसी समय इधर सोनिया गांधी आज चिट्ठी लिखती हैं और नीतीश कुमार आते हैं दिल्ली और यहाँ पर लालू यादव से मिलेंगे, सोनिया गांधी से भी मिलने का प्लान है। लालू यादव अभी दिल्ली में हैं, तो ये सब प्लान है और सोनिया गांधी से मिलने का प्लान भी मायने रखता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो बहुत एक्टिव हो गए हैं और बिहार जा रहे हैं। देखिए कितने सारे समीकरण बन रहे हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ज़रा आपके पास आना चाहता हूँ। ओवैसी साहब बिहार जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी बिहार गए हुए थे और नज़रें सबकी बिहार पे टिकी हुई हैं। चुनाव है कर्नाटक में, बात बिहार की बहुत हो रही है और बिहार में हमारे साथी अभी प्रशांत टंडन जी भी बैठे हुए हैं और वहाँ दो घटनाएं हो गई, सासाराम में भी और बिहार शरीफ में भी। तो अभी दीपक जी कह रहे थे
छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश हुई, जिस पर काबू पा लिया गया, लेकिन फिर भी जो घटना हुई वो ठीक नहीं हुआ। आगे उस पर क्या चर्चा करें, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी वहाँ 15 साल रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार में रह चुकी है छत्तीसगढ़ में। तो बहुत सारी सरकारें, बहुत कुछ हो रहा है, और इन सब के बीच 3 लोग सामने दिखाई देते हैं, और वो हैं राहुल, प्रियंका और सोनिया। क्या इनके भरोसे विपक्ष आगे बढ़ पाएगा, आपको लगता है? देखिए राजीव जी, अब जो नैरेटिव बन रहा है वो नैरेटिव है 2। अब विकल्प चुनना है जनता को 2 के बीच में। मुझे ऐसा लगता है विपक्ष भी अब जो है इररिलेवेंट हो गया है। अब बात है जनता की, जनता और बीजेपी के बीच। आप देखिए, आपके जो ये यूट्यूब चैनल्स हैं, इनकी व्यूअरशिप किस प्रकार से बढ़ रही है, और जो टीवी चैनल्स हैं उनकी व्यूअरशिप किस प्रकार से गिर रही है। ये एक संकेतक है, ये एक इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर ये बता रहा है कि जनता इस भ्रमजाल में फंसने के लिए तैयार नहीं है। जो भी विपक्षी पार्टी या जो भी पार्टी तटस्थ रहना चाहेगी वो खत्म हो जाएगी। अब इस समय प्रश्न केवल यह है कि आपको देश को जोड़ना है या देश को तोड़ना है। आप अडानी के साथ हैं या अडानी के विरुद्ध हैं। आप देश में भ्रष्टाचार चाहते हैं या भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। अब ये लड़ाई जो है जनता के बीच में और बीजेपी के बीच में है, सत्ता पक्ष के बीच में है। जैसे 1977 में हुई थी, उस समय भी जनता सामने आई थी, आज भी जनता सामने है। और अब इस समय सबको ये अपना निर्णय लेना है, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे अमरिंदर सिंह हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, कि वो उस पार्टी के साथ है जो अडानी के साथ है या उस पार्टी के साथ है जो अडानी के विरुद्ध है। अब लड़ाई जो है कि अडानी का पर्दाफाश होगा या नहीं होगा, या देश अब भ्रष्टाचार के आखंड उसमें तालाब में डूबकर खत्म होगा। देश को बचाना है तो इस शक्तियों का और अडानी जैसे जो प्रकरण हो रहे हैं, इनसे देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। जी, देश की जनता को जागरूक होना होगा, मतलब कुल मिलाकर देश की जनता को आना होगा। और लेकिन देश की जनता के बीच में क्या विपक्षी दल उन मुद्दों को लेकर जा पा रहे हैं? क्या अडानी का मुद्दा, प्रोफेसर रविकांत जी, अडानी का मुद्दा जो है, क्या वो गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंच पाया है अभी तक? क्योंकि पिछले लगभग 6 महीने से राहुल गांधी तो सड़क पे थे, वहां भी अडानी अंबानी का नाम ले रहे थे। फिर उसके बाद संसद में जब भाषण दिया, उसके बाद से राहुल गांधी बहुत एग्रेसिवली अडानी को घेर रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा उन तक पहुंच पाएगा जो वोटर्स हैं, फाइनल वोटर्स तक? ऐसा हो सकता है क्या? जी राजीव जी, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो आपने पूछा कि क्या हुआ है, मुझे लगता है कि अभी उसमें कामयाबी नहीं मिली है। और उसकी मूल वजह यही है कि जिस तरह से टेलीविजन पर इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जो इवेंट होते हैं, अब आप देखिए पिछले दिनों अतीक अहमद सबसे बड़ा इशू था इस देश का, सबसे बड़ी समस्या अतीक अहमद। मतलब तो जो व्यक्ति एक जिले का गुंडा हो, उसे आप इंटरनेशनल माफिया घोषित कर रहे हो, और पूरे 2 दिन शायद ये मीडिया में चला है। आज जैसे या अरविंद केजरीवाल जो चीजें कर रहे हैं कि राहुल गांधी जिन सवालों को उठा रहे हैं वो सवाल मीडिया में आने ही ना पाए। हाँ, ये जरूर है कि सोशल मीडिया बहुत मजबूत हुआ है और कांग्रेस का आईटी सेल खास करके बहुत मजबूत हुआ है, और वो लगातार बीजेपी के कैंपेन को, उसके नैरेटिव को प्रश्नांकित कर रहा है और अपने नैरेटिव को खड़ा कर रहा है। लेकिन जमीन पर अभी भी वो चीजें नहीं जा पा रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश में खास करके मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के हालात अभी भी बेहद कमजोर हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हो सकती है गठबंधन को लेकर के भी। मुझे लगता है कि दिसंबर तक चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। आप इस बीच में होना भी थोड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार पहल कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा जो मुझे लगता है कि दाव हो सकता है कांग्रेस पार्टी का, जो बात मैं कहने जा रहा हूं हो सकता है कि आप लोग ना सहमत हो। अभी बात आई थी कि प्रियंका गांधी क्या बायनॉट से चुनाव लड़ सकती हैं। मुझे लगता है कि एक काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है उत्तर प्रदेश में खास करके। आज उसके पास जमीन नहीं है, लेकिन एक खालीपन है दलित राजनीति का। और मल्लिकार्जुन खड़गे को जब से कांग्रेस पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, उत्तर प्रदेश के दलितों में खास करके उनको लेकर के एक संवेदनशीलता है, एक अपनत्व का भाव उनके भीतर जागा है। ऐसे में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ाया जाता है
और अगर मैं ये कहूं कि अमेठी से अगर कांग्रेस पार्टी लॉन्च करती है मल्लिकार्जुन खड़गे को या फूलपुर से, तो बहुत बड़ा दाव हो सकता है और ये पूरा मैसेज दिया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अगले प्रधानमंत्री के रूप में वो मल्लिकार्जुन खड़गे माने एक दलित को आजादी के 75 साल के बाद प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। तो उत्तर प्रदेश में जहां 21.5% दलित मतदाता है और इसके अलावा जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो प्लस मुस्लिम, ये तीन इतना बड़ा गठजोड़ होगा। और जो बीजेपी से नाराज सवर्ण वोटर है, जब वो ये इस बात को देखेगा, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सवर्ण मतदाता कांग्रेस को नहीं पसंद कर रहा है, लेकिन उसकी समस्या यह है कि वो ये देखना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी लड़ते हुए दिख रही है कि नहीं दिख रही है। बीजेपी अगर हारते हुए दिखेगी तो वो निश्चित रूप से वहां से निकलना चाहेगा, लेकिन जब तक उसे ये भरोसा नहीं होता है तब तक वो यहां से नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी अगर ये दांव चलती है और ये मैसेज देती है कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है, तो इसमें वो सवर्ण मतदाता जो बीजेपी से नाराज है, और ऑब्वियस है सरकारी नौकरियां जो खत्म हुई है वो सबसे ज्यादा किसके पास थी? सवर्ण लोगों के पास। दलितों और पिछड़ों का तो आपने रिजर्वेशन खत्म किया ही है, उनका जितना नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो इसका हुआ। दूसरा, जो आप अडानी वाली बात कर रहे हैं, ये मुद्दा दरअसल भ्रष्टाचार का ही केवल नहीं है कि भ्रष्टाचार का ही हो, बल्कि भ्रष्टाचार का जो असर होता है वो होता है महंगाई के रूप में। सबसे ज्यादा महंगाई अभी तक पिछले 3 दशक में जहां पे है, ये कांग्रेस पार्टी को ले जाना चाहिए कि इस भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, बेरोजगारी ज्यादा हुई है, क्योंकि पूंजीपतियों को पूरी तरीके से आसरा दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूती के साथ उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में तो वो मजबूत है ही, उत्तर भारत में भी वो मजबूती के साथ खड़ी हो सकती है और वो एक नैरेटिव क्रिएट करती है जिसका फायदा उसे 2024 में सीधे तौर पर मिलेगा। जी राजीव जी। 2024 में किसको क्या फायदा मिलेगा, जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, किस रूप में आप देखते हैं? ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी जानकारियां आप देते रहते हैं, आज भी दे रहे थे और बिहार में आप बैठे हुए हैं। प्रशांत जी, क्या आपको भी लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का इधर अध्यक्ष बनना, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना, और साथ में अब सोनिया गांधी का बाहर आना, सोनिया गांधी की चिट्ठी, और ये उनकी सक्रियता को ज़रूर दर्शाता है कि सोनिया गांधी रिटायर नहीं हैं, सोनिया गांधी आने वाली हैं, और उधर से बिहार से नीतीश कुमार का आना, आने वाले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में क्या ये खासकर जो विपक्षी दलों की बात जो हो रही है, विपक्षी गठबंधन की बात हो रही है, इसको और मजबूत होते हुए हम देखने वाले हैं? जी राजीव जी, देखिए अगले कुछ सप्ताहों में और कर्नाटक के चुनाव के बाद ये बहुत तेजी से होगा कि तस्वीर सामने आने लगेगी। विपक्षी एकता की एक गठबंधन, एक तस्वीर सामने दिखाई देने लगेगी और उसमें हम ये साफ साफ कैलकुलेट कर सकते हैं सीटों के हिसाब से कि कितनी सीटों पे प्रभावी ये गठबंधन होने जा रहा है और उसका पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है। चुनाव आयोग ने लेकिन राजीव जी जो काम किया है कि एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से हटाया है, ये भी कांग्रेस को मजबूत करेगा, क्योंकि अब ये पार्टियां अपने राज्यों के बाहर सीटों का बार्गेन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इनके पास सिंबल की गारंटी नहीं है। तो जो कांग्रेस को जो नुकसान होता है सीटों की बार्गेन का, वो कम होगा। और ये जो क्षेत्रीय पार्टियां, क्योंकि बड़ी ये पार्टियां भी बहुत एम्बिशियस हैं और ये कई बार अनरियलिस्टिक डिमांड रखती हैं, तो मेरे ख्याल से ये इलेक्शन कमीशन ने मदद की है कि, और दूसरा ये कि गठबंधन करने को मजबूर किया है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज गया है कि अगर आप नहीं देखोगे तो अब नहीं बच पाओगे। कांग्रेस तो फिर भी 2 स्टेट है, कल को 2-3 स्टेट और मिल जाएंगे, तो कांग्रेस तो ये सरवाइव कर जाएगी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां नहीं कर पाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं जल्दी
मतलब कुछ सप्ताह के भीतर एक तस्वीर सामने आ जाएगी। तो जितने हथकंडे हो रहे हैं, चाहे वो गुलाम नबी आजाद का हो, चाहे वो और भी कोई ऐसे हथकंडे हो, वो काम नहीं आएंगे। देखिए, गुलाम नबी आजाद के बारे में सिर्फ एक बात ये कह दूं कि अगर उनका, क्योंकि उनको मोदी मीडिया कवर कर रहा है और ये फॉर्मूला चला हुआ है पिछले 5-6 साल से या 10 साल से कि किताब में 2 पन्ना गांधी परिवार के बारे में लिखो तो इंटरव्यूज होते हैं और किताब बिकती है। ये काम नटवर सिंह ने किया, ये काम संजय बारू ने किया, ये काम अब गुलाम नबी आजाद ने किया। ये फॉर्मूला पे किताबने का और किताबें बेचने का एक तरीका है। जो व्यक्ति कभी चुनाव नहीं जीत पाया लोकसभा में कश्मीर से और महाराष्ट्र से चुनाव जीतता रहा, वो क्या बात करेगा। मैं तो गुजारिश करता हूं गुलाम नबी आजाद से कि वो इंटरव्यू दें डीबी डायलॉग में, हम भी उनसे बात करते हैं, किताब पढ़ के बात करेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। कम से कम हम भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है और गुलाम नबी आज़ाद साहब से क्या वैसे सवाल नहीं पूछे जा सकते जैसे सवाल पूछने चाहिए। अभी तक तो वैसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। किताब में क्या कुछ है उसमें भी उसी चैप्टर को निकाल करके क्यों पूछा जाता है, कुछ और भी चैप्टर होंगे। और ये सवाल क्यों नहीं कि आखिर क्या कारण है कि आप अभी तक चुनाव अपने ही स्टेट से क्यों नहीं लड़ पाए और जीत पाए। खैर, आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, जल्दी से समझना चाहता हूं आपसे, अब समय बिल्कुल खत्म हो गया, आपसे और फिर धनंजय जी से क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा कि क्या लगता है आपको नीतीश बाबू का दिल्ली आना, ये अचानक, पहले से खबर नहीं थी लेकिन अब आ रहे हैं, कुछ नया है क्या? और जो बात यहाँ प्रशांत टंडन जी रख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ ही वो पार्टियां देखेंगी, या हो सकता है ये भी हो कि कांग्रेस के सिंबल पर कई पार्टी के उम्मीदवार जो हैं चुनाव लड़ें। अगर ऐसा होता है तो यानी कि गठबंधन पहले से ये जो कुछ हुआ अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, राष्ट्रीय दलों का जो तमगा था वो छीन लेना, खासकर इन 3 पार्टियों से, तो ये उनके लिए या कांग्रेस के लिए या इस गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है? नहीं, मैं इन दलों की पहचान, मैंने राष्ट्रीय पहचान खत्म करने से इसका मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा। ये तो इलाके वाली पार्टियां ही हैं। एनसीपी का महाराष्ट्र के अलावा कौन इनको पूछता है और कौन इनकी पकड़ है? टीएमसी की बंगाल के अलावा कहाँ कौन इनका जनाधार है? वो बहुत मतलब नहीं होता इसका। केवल देखिए, अब सवाल ये है ना कि ये जो आगे आने वाला चुनाव है वह न तो किसी राजनीतिक दल का मुद्दा है, न किसी राजनीतिक नेता का विषय है। यह विषय यह है कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। यह विषय यह है कि भारत का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। सवाल यह है कि लोगों के लोकतांत्रिक मूल्य सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। विषय बहुत व्यापक हो गया है और इसको लेकर के जनता चिंतित है और जनता के ही दबाव में राजनीतिक दल एक साथ पीछे एक साथ आने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो आज जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार ने 9 दलों के गठबंधन को एक साथ एक रखा हुआ है, एक मिसाल है ये, और इसका संदेश पूरे देश भर में है। और अगर बिहार में एक ऐसा संगठन 9 दलों का एक गठबंधन तैयार हो सकता है, एकजुटता आ सकती है, तो बाकी जगह क्यों नहीं आ सकती? और ये क्यों एकजुट है? क्योंकि वो बीजेपी से इनको लड़ना है। बीजेपी के राजनीतिक तौर तरीके से इनके राजनीति के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार का दिल्ली आना इस समय की मांग है। अब मतलब जरूरत है कि आप एकजुटता की प्रक्रिया को तेज करें। और जो रविकांत जी ने बात कही, मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति से ही कर्नाटक के चुनाव बहुत असर पड़ा है। जिसको आप हैदराबाद कर्नाटक कहते हैं, उस इलाके में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की उपस्थिति का जबरदस्त असर हुआ है। मतलब उडुपी जैसे जिले में जहां पे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी की सभी सीटें जीत गई है, वहां बीजेपी को लेकर के जबरदस्त आक्रोश है। और क्योंकि जो वोटों का बंटवारा हुआ था पिछले चुनाव में, उसको खड़गे साहब की मौजूदगी से उस बंटवारे को रोकने में सफलता मिली है। और एक अलग तरह का जो आरक्षण की व्यवस्था में परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाने की कोशिश की है, उसमें रुकावट आई है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका व्यापक असर पड़ना ही पड़ना है और वह विपक्ष की एकता की बड़ी धुरी है। लेकिन जो क्वेश्चन नीतीश कुमार कर रहे हैं, और नीतीश कुमार ने
की विश्वसनीयता कहीं भी कमजोर नहीं पड़ी है। जिन आधारों को लेकर के उन्होंने विपक्षी एकता के प्रयास शुरू किए थे वो अपनी बात पे कायम है, और सबसे बेहतरीन फार्मूला है और असरकारी फार्मूला है उन्हीं के पास है। सवाल है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पे बीजेपी से कांग्रेस के अलावा कौन लड़ेगा? किसी का कोई अस्तित्व नहीं है वहां। और बाकी जिन राज्यों में जो राजनीतिक दल हैं उनको आगे कीजिए, बाकी लोगों के साथ मिलकर के लड़ें। और ये मान के चलिए यार कि कोई भी राजनीतिक दल इस एजेंडे से बाहर जाने की कोशिश करेगा, जनता उसको खारिज कर देगी। जन दबाव में यह विपक्षी एकता होगी और भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती होगी। जी 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 बिल्कुल, जन दबाव में, और उसमें भी सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या गांधी परिवार है। ये सवाल हम लिख भी रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या सचमुच गांधी परिवार ने बीजेपी को घेर लिया है। क्लोजिंग कमेंट इसी पर धनंजय कुमार जी। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ राजीव जी, जो राहुल गांधी परिवार है, मूलतः जब बात करते हैं, नीतीश कुमार अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि आजादी की लड़ाई में कहां थे आप? आरएसएस या बीजेपी से सवाल करते रहते हैं। अभी हाल में विधानसभा में भी पूछा कि आप जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आप कहां थे? तो इस सवाल के जवाब में आरएसएस और बीजेपी दोनों असहज हो जाते हैं। और जब गांधी परिवार की बात करते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं, प्रियंका गांधी की बात करते हैं, सोनिया गांधी की बात करते हैं, तो वो जो प्रतिनिधि है आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले जो समूह है, उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, उसके उत्तराधिकारी के तौर पे राहुल गांधी आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। और वहां बीजेपी को लगता है कि ये सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। लेकिन अगर राहुल गांधी को हटा दिया जाए या गांधी परिवार को अगर हटा दिया जाए फ्रेम से, तो बड़ा आसान हो जाता है उसको ये कहना कि भाई तुम कहां थे। जैसा कि अक्सर कम्युनिस्टों से सवाल कर देते हैं कि भाई कम्युनिस्ट आप कहां थे, आप भी तो नहीं थे देश की आजादी की लड़ाई में। तो राहुल गांधी जो है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है उनके लिए, बीजेपी के लिए। उनको लगता है कि अगर राहुल गांधी रहेंगे या गांधी परिवार का कोई व्यक्ति रहेगा तो हमारे लिए लड़ाई आसान नहीं होगी। आप इसका उदाहरण देख लीजिए कि सोनिया गांधी जब आई राजनीति में, तो वाजपेयी जी जैसा कद्दावर नेता जिनके मुकाबले कोई खड़ा नहीं था, कोई कल्पना भी नहीं किया था कि सोनिया गांधी वाजपेयी जी को हटा देंगी, हरा देंगी, लेकिन वाजपेयी जी हार गए। तो ये डर है, मोदी जी को ये डर है, और ये डर और बढ़ जाता है जब जिस एजेंडे को लेकर के मोदी जी आए थे शासन में, मोदी जी शासन में आए थे भ्रष्टाचार को लेकर के, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार का आलम यह है कि खुद मोदी जी भ्रष्टाचार के दायरे में गिर गए हैं। वो चाहे मलिक साहब का इंटरव्यू हो, मलिक साहब का जो इंटरव्यू आया है बड़ा महत्वपूर्ण है, और मलिक साहब लगातार घेरते रहे हैं बीजेपी। मोदी जी को भी उन्होंने सवाल किया है, तब भी किया था जब किसान आंदोलन चल रहा था। आपको याद कीजिए किसान आंदोलन के दौरान मलिक जी का बयान बहुत हिट हुआ था कि मलिक जी गए थे मोदी जी के पास मिलने के लिए, और उन्होंने कहा था कितने सारे किसान मर रहे हैं तो उनकी आप सुध लीजिए। मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था किसानों ने हमारे लिए क्या किया है। और मलिक साहब बहुत ही ताकत के साथ बीजेपी में होने के बावजूद लड़े, किसानों के लिए लड़े, अपने समाज के लिए लड़े और देश के लोकतंत्र के लिए लड़े। राहुल गांधी वही कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार को जिस तरह से इशू बनाया है, और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा इशू है क्योंकि इसी भ्रष्टाचार की वजह से देश की सारी संपत्ति किसी एक उद्योगपति के हाथ में चली गई है। ये जो 20,000 करोड़ का सवाल है, वो सवाल इसीलिए है कि ये 20,000 करोड़ रुपया आया कहां से। जाहिर है भ्रष्टाचार के दलदल से निकल करके आया है ये पैसा। तो ये पैसा किसका है, कहां से आया है? सरकार ने उसको दिया है या किसी व्यक्ति ने उसको दिया है, या नोटबंदी के दौरान जो काला धन छुपाया गया, काला धन सफेद किया गया, या काला धन को जो है फिर से जमा किया गया, वो कहां से आया है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। और अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मोदी जी जिस तरह से कांग्रेस को घेरते रहे, लेकिन राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या वाड्रा हो, इनमें से कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में केवल आरोप रह गए, फंस नहीं सके। 9 साल हो गए बीजेपी को, क्या किया? राहुल गांधी न तो ईडी के घेरे में आए, न सीबीआई के घेरे में आए, और किसी सारे घेरों से निकल करके एकदम निष्पक्ष जो है
एकदम बेदाग जो है वो सामने आए। तो राहुल गांधी ने अब जब भ्रष्टाचार का मुद्दा पकड़ा है और ये सवाल उठाया अडानी का, तो ये मुद्दा जो है बड़ा सनसनीखेज मुद्दा है बीजेपी के लिए। और बीजेपी की का संकट ये है कि अगर आप बिहार की बात करें या साउथ की बात करें तो दोनों जगह जो है घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक जगह बचती है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा? तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार जिस तरह से आए हैं मिलने के लिए अभी, और नीतीश कुमार का समाजवादियों के बीच जिस तरह से विश्वास है, या समाजवादी जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए हैं और होंगे भी आने वाले समय में, और ऐसे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद भी चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़े, और वहां पे जान लीजिए जो ओबीसी है उसका बड़ा जनाधार है उत्तर प्रदेश में। और जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने यादव मुस्लिम और बीजेपी के जो सवर्ण गठजोड़ है, जो सवर्ण गठजोड़ बीजेपी के साथ है और यादव मुस्लिम आरजेडी के साथ, तो उसके बीच का जो एक वर्ग है जो ओबीसी में यादवों के प्रति या जो मुसलमानों के प्रति जो भाव रहा है, उसको एक समेटने वाला जो है नीतीश कुमार ने जो ये लिया है, समीकरण रखा है अपने साथ में। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में उसकी कमी है और वो कमी नीतीश कुमार जरूर पूरी करेंगे। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का साथ आना और स्टालिन का साथ आना और महाराष्ट्र शिवसेना का साथ आना कांग्रेस को मजबूत करता है, और ये मजबूती 2024 के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में कामयाब होगा। जी, 2024 की बात और सब कुछ, पूरी लड़ाई, पूरी बातचीत, पूरी सियासत जो है वो 2024 के इर्द गिर्द घूम रही है। और अभी कर्नाटक में चुनाव है, कर्नाटक की बात भी, और धीरे धीरे हम कर्नाटक की तरफ भी चलेंगे और वहाँ की बात भी करेंगे। आज इस कार्यक्रम में ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ गया है। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपको, धनंजय कुमार जी आपको, डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी आपको और रामलेंदु उपाध्याय जी आपको। साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और प्रशांत टंडन जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आप लोग जुड़े रहे, अपनी बात अपने